हम लोग इसके पहले कौन सा चैप्टर कंप्लीट किए बेटा? केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का एक पार्ट था, दूसरे पार्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओए आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने तो जा रहे हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले? सुनो, आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या क्या पढ़ने वाले, देखो कई तरह का के पढ़ने वाले, के ए, के बी, के डब्ल्यू, के एस टी, के एच, के आई, कई तरह का के पढ़े, है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन के बारे में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्विटी प्रोडक्ट के बारे में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट के बारे में, इसमें हम लोग इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पीएच के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का रीढ़ का हड्डी है बेटा बैकबोन पीएच, हर एक टॉपिक को कवर करेगा। लेकिन आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करने नहीं जा रहे। आयनिक इक्विलिब्रियम से पहले हम लोग बातचीत करेंगे ABC पे, एसिड बेस कंसेप्ट पे। पहले ये समझेंगे, यहां से फिर समझेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट, उसके बाद चैप्टर में एंटर करेंगे। तो समझ लो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ ABC पढ़ने वाले, एसिड बेस कंसेप्ट। और हमारे पास एसिड बेस कंसेप्ट का जो मोस्ट कॉमन पार्ट है वो तीन ही है, आर्हेनियस है, ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी और लेविस है। इन तीनों का बेसिक फंडामेंटल आप लोग पहले भी पढ़े हैं और एकदम फंडामेंटल से बात होगा। आर्हेनियस एसिड, अगर एबीसी की बात करेंगे हम लोग, आर्हेनियस एसिड की बात करेंगे तो एबीसी हमारे पास तीन है, आर्हेनियस है, ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी है और लेविस है। अब एक एक करके, आर्हेनियस किसको कहेंगे? आर्हेनियस के मामले में किसको एसिड किसको बेस कहेंगे? एकदम फंडामेंटल। हर वो चीज जो H+ देगा पानी में वो कहलाएगा एसिड, सिंपल। हर वो सब्सटेंस जिसको पानी में डालने पर आपको H+ मिलेगा वो एसिड, और अगर OH- मिलेगा वो कहलाएगा बेस। एक एक लाइन का फंडामेंटल है बेटा, पहले इसको रट करके घोल करके पी जाओ। कि आर्हेनियस एसिड उसको कहेंगे, उस सब्सटेंस को कहेंगे जो H+ देगा कहा? एक्वस मीडियम में, पानी में, और जो OH- देगा वो क्या कहलाएगा? बेस। अब ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी की बात करेंगे तो प्रोटॉन डोनर एसिड कहलाएगा और प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस कहलाएगा। हम लोग एक एक को डिटेल में पढ़ने वाले, पहले फंडामेंटल घोल करके पी जाओ। और अगर लिविस की बात करेंगे तो जो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? एसिड कहलाएगा, और जो लोन पेयर डोनर होगा वो बेस कहलाएगा। मतलब आर्हेनियस बात करेगा H+ और OH- के टर्म में, ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी बात करेगा प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर के टर्म में, और लिविस बात करेगा लोन पेयर डोनेटर एक्सेप्ट के टर्म में। ठीक है यहां तक। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें किस पे बेटा? आर्हेनियस। मिल लीजिए आर्हेनियस साहब से, ये आर्हेनियस। अब इनका क्या कहना है? एक कंटेनर ले लो बेटा, कंटेनर में पानी डाल दो, पानी में एक सब्सटेंस डाल दो, और सब्सटेंस डालते ही उसमें अगर कंसंट्रेशन ऑफ H+ बढ़ने लगा या कंसंट्रेशन ऑफ OH- घटने लगा तो उस सब्सटेंस को आप कहोगे एसिड, सिंपल। ठीक है। उसी तरीके से अगर एक कंटेनर में पानी लेते हैं, पानी में एक सब्सटेंस डालते हैं, सब्सटेंस डालने पर अगर OH- का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, या दूसरा मतलब होगा H+ का कंसंट्रेशन घटने लगा, तो आप उस सब्सटेंस को क्या कहोगे? बेस कहोगे। ये है आपका एसिड बेस का कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। आर्हेनियस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा, सवाल का खेला शुरू होगा बेटा ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी से। उससे पहले एक और चीज सुन लो, यहाँ जो H+ की बात कर रहे हैं, H+ जो होता है बेटा, याद रखना वो फ्रीली नहीं पाया जाता। H+ जब भी होता है वो फ्रीली नहीं पाया जाता। वो कैसे पाया जाता है बताओ तो, बोलो कैसे पाया जाता है H+? यहाँ देखो, जो हम लोग H+ को पानी में डालते हैं बेटा, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके का है पानी है, ये लोन पेयर है, यहाँ पर ये लोन पेयर का यहाँ अटैक होगा और ये बना देगा OH और प्लस, और इसको आप किस नाम से पुकारोगे? इसको आप कहोगे हाइड्रोनियम आयन। इन जनरल याद रखना H+, इन जनरल H+ और H3+ दोनों सेम टर्म मान के चलो। ठीक है, H3+ हो या H+, तो दोनों का मतलब एक ही होगा। अब आओ बात करते हैं हम लोग किस पे? ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी पे। इसका क्या कंसेप्ट कहना है? ये साहब है ब्रॉन्स्टेड और ये साहब है लाउरी, ये इनका पूरा नाम है। इसका क्या कहना था बेटा? प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर। लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज किया जा रहा है, ध्यान से देखना लैंग्वेज क्या चेंज हो रहा है। इसके मुताबिक एसिड क्या होगा? पढ़ो, हाइड्रोन डोनर। अगर प्रोटॉन कहेंगे तो प्रोटॉन का मतलब होगा सिर्फ H+, और हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटॉन कहने का मतलब सिर्फ H+ होगा। लेकिन जब हाइड्रोन कहेंगे तो हाइड्रोजन का तीनों आइसोटोप उसमें आ जाएगा, H+ भी आ जाएगा, D+ भी आ जाएगा और T+ भी आ जाएगा। तो प्रोटॉन हो गया मोस्ट कॉमन लैंग्वेज। डिटेल पे बात करेंगे तो वो क्या है? हाइड्रोन डोनर। तो जो हाइड्रोन को यानी कि प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड कहलाएगा, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस कहलाएगा। और एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर ये देखो, इस इक्वेशन में बताओ क्या हुआ? तो देखो, तो ऐसा कुछ हुआ कि H+ इसके पास चला गया, है ना। तो ये क्या बन गया? H3O+,
और ये क्या बन गया Cl-। तो बताओ यहाँ पर प्रोटॉन डोनेट कौन किया, बात करो। HCl, HCl क्या कहलाएगा एसिड, प्रोटॉन का एक्सेप्ट कौन किया पानी, वाटर, तो पानी क्या कहलाएगा यहाँ पर बेस। तो यहाँ पानी बेस और यहाँ HCl एसिड है। एक और एग्जांपल ले लो, अब बताओ प्रोटॉन कौन डोनेट किया HNO3, यानी HNO3 क्या कहलाएगा एसिड, और प्रोटॉन का एक्सेप्ट कौन किया बेटा वाटर, तो वाटर क्या कहलाएगा बेस कहलाएगा। अब इस वाले एग्जांपल को पकड़ो, बताओ प्रोटॉन कौन डोनेट किया कौन एक्सेप्ट किया, पानी डोनेट किया है ना। अब तक क्या हो रहा था, इधर डोनेट हुआ इधर डोनेट हुआ, इस बार तो ये डोनेट किया, इसका अंदर वो पानी क्या बन गया एसिड, और CO3 माइनस क्या बन गया बेस। तो यहाँ पर ये बेस है बेटा और ये एसिड है। इस थ्योरी के मुताबिक पानी का नेचर क्या है, एसिडिक या बेसिक, बोथ एम्फोटेरिक है ना। पानी का नेचर याद रखना अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड एंड लाउरी क्या है बेटा एम्फोटेरिक। आप सुन लो ध्यान से, आप ब्राउनस्टेड एंड लाउरी से बेटा सिर्फ 2 ही सवाल पूछेगा, आर्हीनियस से कुछ नहीं आने वाला है। ब्राउनस्टेड एंड लाउरी से सिर्फ 2 सवाल पूछेगा, एक कौन ब्राउनस्टेड एसिड है, कौन ब्राउनस्टेड बेस है, या कौन बोथ है, और दूसरा पूछेगा कंजुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में। ठीक है, ये एसिड बेस का बात समझ में आया, प्रोटॉन डोनर एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो क्या बात करें हेडिंग पर, कंजुगेट एसिड बेस, साथ में क्या है पेयर। याद रखना कंजुगेट एसिड बेस का पढ़ाई हमेशा पेयर में होगा, अकेला बात कभी भी नहीं होगा। ठीक है, और समझते इसी एग्जांपल का भी हम लोग पढ़े थे ना, देखो तो बात करो। अब ये बताओ कि यहाँ पर प्रोटो एसिड कौन है बेटा, कौन है जो प्रोटॉन डोनेट किया, HCl प्रोटॉन डोनेट किया, ये एक्सेप्ट किया, इसका मतलब ये क्या है बेस है, और ये क्या है एसिड है, यही है ना। बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बना दिया H3O+, अब ये कहलाएगा कंजुगेट एसिड। जो बेस था वही कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट होगा, लेकिन पूरा स्टेटमेंट बनना चाहिए बेटा कि H3O+ क्या है, तो आपका जवाब होगा कंजुगेट एसिड ऑफ H2O। पेयर में बात होगा, हमेशा पेयर में बात होगा। जब भी कंजुगेट की बात करेंगे साथ में ये जरूर बात करेंगे किसका, जैसे कि ये क्या है बेटा कंजुगेट बेस है ना, किसका HCl का कंजुगेट बेस है। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक। चलिए फिर से बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं ये बेटा एसिड, और इस एसिड का कंजुगेट बेस हो गया Cl-, और ये बेटा आपका बेस, और इसका कंजुगेट एसिड हो गया H3O+। अगला एग्जांपल देखो, बोलो ये थोड़ी देर पहले पढ़ते, ये क्या है बेस है, तो अगर ये बेस है तो इसका कंजुगेट एसिड कौन होगा, OH- कैसे होगा यार, रिलेट नहीं कर पा रहे चीजों को है ना। तो बोलो ये बेस था ना, और ये कौन है, इसका कंजुगेट बेस कौन होगा OH- होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहां से पैटर्न सेट करते थे, ये बेटा हमारा बेस, ये इसका कंजुगेट एसिड, और ये एसिड ये उसका कंजुगेट बेस। अब पैटर्न पकड़ो, जब आपके पास एसिड से H+ निकालोगे, ये एसिड है बेटा, इससे क्या निकाल दिया H+ निकाल दिया, बचा क्या Cl-, तो Cl- क्या कहलाएगा उसी एसिड का ये कंजुगेट बेस कहलाएगा। और उसी तरीके से बेस में अगर H+ ऐड करेंगे तो ये आपका बेस है, इसमें अगर बेटा हम लोग H+ ऐड कर दी तो H+ ऐड करने पर ये बन गया, तो वो क्या बन जाएगा कंजुगेट एसिड किसका बेस का। मतलब अभी लॉजिक सेट करो, सुनो ध्यान से, आपके एग्जाम में ये सवाल आएगा कंजुगेट एसिड पता करो कंजुगेट बेस पता करो, तो लॉजिक क्या सुनो, जब आपको कंजुगेट एसिड चाहिए H+ को ऐड करेंगे, और जब आपको कंजुगेट बेस चाहिए तो H+ को सब्ट्रैक्ट करेंगे निकाल देंगे। पढ़ो इस लाइन को, देखो तो समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे बेटा, ऐड H+ टू मेक, अगर आपको कंजुगेट एसिड बनाना है तो H+ ऐड कीजिए, एंड रिमूव H+ टू मेक कंजुगेट बेस। क्लियर यहां तक। अब इस स्टेटमेंट पे ध्यान दो, जो वीक एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनाएगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो वीक कंजुगेट बेस बनाएगा, जो वीक बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड बनाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा बेटा वो वीक कंजुगेट एसिड बनाएगा। इन शॉर्ट इस थ्योरी के मुताबिक जो कंजुगेट होगा वो हमेशा उसका ऑपोजिट होगा, अगर स्ट्रॉन्ग है तो कंजुगेट वीक होगा, वीक है तो उसका कंजुगेट स्ट्रॉन्ग होगा। ध्यान से सुनो, हम लोग पढ़ के आ रहे बेटा ABC, लेकिन याद रखना ये चैप्टर सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रियम तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे पकड़ मजबूत बनाओगे तो कहाँ कहाँ फायदे में रहोगे सुन लो। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस पढ़ने जाएंगे तब वहां पे काम आएगा, और सबसे ज्यादा आपको काम आने वाला बेटा जब आप न्यूक्लियोफिल, इलेक्ट्रोफिल, लिविंग ग्रुप ये सारा कंसेप्ट पढ़ने बैठोगे, इन सब का जरूरत पड़ने वाला उस वक्त। और उस वक्त बेटा अगर भूल गए तो तुम लोग किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन सब तोड़ देंगे,
इसको ध्यान में रखना है। फिर से बोले, ये चैप्टर लिमिटेड नहीं, इसको आप ऐसे मत पढ़ना कि आयनिक इक्विलिब्रियम, इसके जनरल टर्म में एबीसी पढ़ रहे फॉर जनरल होल केमिस्ट्री, पूरे केमिस्ट्री के लिए पढ़ रहे, ठीक है। उसके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब कुछ आ जाएगा। अब आओ और हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करें। रेडी हो जाओ, पार्टिसिपेट के लिए मेंटली तैयार हो जाओ। बोलो बेटा, अगर कंजुगेट एसिड बनाना तो क्या करने वाले हम लोग, H प्लस ऐड करेंगे। कंजुगेट बेस बनाना तो H प्लस निकालेंगे। आइए पहला क्वेश्चन दिया आपके पास, पानी, और कहा गया इस पानी का कंजुगेट एसिड बनाओ और कंजुगेट बेस बनाओ। तो बोल कंजुगेट एसिड क्या होगा, बोलो। H3O प्लस होगा इसका कंजुगेट एसिड। कंजुगेट बेस बोल OH माइनस होगा। करना है क्या, एक H प्लस ऐड करना है, एक H प्लस निकालना है। अब अगर आपसे कहा जाए कि H3O प्लस का कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बनाना है, तो बोले H3O प्लस का, बोलो बोलो, H4O2 प्लस होगा, नहीं होगा। अब सुनो क्यों, समझो इसको। पहले यहां से यहां तक का सफर देखो ना बेटा। बोलो, आपके पास क्या था, पानी था बेटा। आप पानी में क्या किए, H प्लस ऐड किए कंजुगेट एसिड बनाने के लिए। कैसे ऐड किए बेटा, ये आपके पास लोन पेयर, ये यहां पर गया और ये आपका बन गया H3O प्लस। क्लियर है। अब आप सोचोगे कि भाई एक लोन पेयर तो और बचा हुआ है, एक और अटैक करवा देते हैं। अब अगर इसको अटैक करवाएंगे तो आप कुछ इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिलेगा, होगा प्लस प्लस। पर ये मुमकिन नहीं है, क्यों, दो वजह। बताओ तो ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाने का ताकत रखता है, नहीं। आप यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 बॉन्ड बना। दूसरी बात, चलो मान लेते हैं कि ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाता, तो भी क्या दिक्कत होता है। सोचो तो, जब इसके और इसके बीच में, यहां से समझने की कोशिश करना बेटा। बोलो, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो किसके किसके बीच में बॉन्डिंग बना, बोलो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो फिर से जब यहाँ पर होगा तो किसके किसके बीच में बॉन्डिंग बनेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। लेकिन इस वक्त ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज, तो बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो आप पास ला ही नहीं पाओगे, वो तो प्लस प्लस की वजह से दूर भाग जाएगा। मतलब ये स्पीसीज पॉसिबल नहीं है, मतलब यहां पर ये नहीं बनेगा। बात समझ में आया। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि हर जगह H प्लस देने से काम नहीं होगा और हर जगह H प्लस आप निकाल भी नहीं सकते। आपको देखना होगा कि दिया जा सकता है कि नहीं, या निकाला जा सकता है कि नहीं। ठीक है यहां तक। तो इसका मतलब इसका कंजुगेट एसिड नहीं होगा। अब इसका कंजुगेट बेस बताओ क्या होना चाहिए, H2O होगा, पानी निकाल देंगे, H प्लस निकाल देंगे तो ये होगा। अब आप बात करते हैं OH माइनस का। बोल बेटा, इसका कंजुगेट एसिड और इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, इसका कंजुगेट एसिड H2O होगा, इसका कंजुगेट बेस O2 माइनस होगा। अब O2 माइनस पर बात करते हैं। बोल इसका कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस क्या होगा, OH माइनस। अरे भाई चार्ज को भी ध्यान दो ना, OH बोलने से होगा OH माइनस। तो कंजुगेट एसिड OH माइनस, कंजुगेट बेस बोल नहीं होगा। क्लियर है। अब इस पूरे डायग्राम में बोलो, बेटा O3 माइनस तुम जो बनाना चाह रहा है, पहले उसके, अच्छा पहले ये बताओ O2 माइनस कैसे बनाया, H निकाला ना। अब तेरे पास H है कहां जो तुम निकालेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अगला सवाल आप लोगों के लिए, इस पूरे में कौन कौन एम्फोटेरिक है बताओ। एकदम सिंपल सा तरीका बेटा, जो एम्फोटेरिक होगा वो कंजुगेट एसिड भी बनाएगा। और कंजुगेट, अगर पानी इस वक्त कंजुगेट एसिड बना रहा है, इसका मतलब ये अपना बेसिक नेचर शो कर रहा है। और यहां पर अगर ये कंजुगेट बेस बना रहा है, मतलब ये अपना एसिडिक नेचर शो कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ये आपका एम्फोटेरिक हो गया पानी। तो जब आपको पता करना है एम्फोटेरिक, तो आप क्या करोगे, बना के देखो कि इसका कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस दोनों बन सकता है कि नहीं। अगर दोनों बन गया तो एम्फोटेरिक होगा। समझ में आया बात। अगला एग्जांपल बोलो, कौन है एम्फोटेरिक का, OH माइनस। यहाँ पर सिर्फ 2 एम्फोटेरिक मिलेगा। आया बात समझ में, ठीक। आइए बेटा यहाँ ध्यान दो, पार्टिसिपेट करो, जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है। NH3, चलिए बेटा NH3 का अगर पूछा जाए कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस, बोलो NH4 प्लस होगा कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस बोल NH2, ऊपर में एक माइनस होगा। अब अगर NH4 प्लस का कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस बनाना चाहे तो बोलो नहीं बनेगा, क्योंकि अब नाइट्रोजन का 5 बॉन्ड, ठीक उसी तरीके से जैसे H3O प्लस की बात की है ना, यहाँ पर नहीं बनेगा। लेकिन अगर कंजुगेट बेस की बात करेंगे तो NH3 होगा। अब अगर NH2 ऊपर एक माइनस है, इसका कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस, तो बोल कंजुगेट एसिड क्या होगा, NH3, और कंजुगेट बेस NH ऊपर में 2 माइनस। अब आज NH2 माइनस की बात करते हैं बेटा, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस बनाते हैं। बोल NH नीचे 2 ऊपर एक माइनस,
और यहाँ पर क्या होगा N3 माइनस। अब अगर कहा जाए N3 माइनस का कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस बनाओ तो बोल बेटा NH उल्टा, गलत हो गया, ये गलत हो गया मार्किंग। बोलो यहाँ पर क्या होगा NH नीचे 2 माइनस और यहाँ पर नहीं होगा, ये लिखने में हम गलती की। यहाँ तक का बात समझ में आया। अगला सवाल, कौन कौन एम्फोटेरिक है? NH3 एम्फोटेरिक है, NH2 है और यही तीन है जो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस दोनों बना रहा है। बात समझ में आया बेटा आप लोग को? चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अब एक एक करके स्पीसीज आपको देगा, आपको सिर्फ बताना कि कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस क्या होगा। बताओ इसका कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस बोलो। H2CO3 और क्या ये एम्फोटेरिक कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा एम्फोटेरिक, है ना। अब इसकी बात करते हैं, बोल बेटा इसका कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस बोल। HCl होगा और नहीं होगा, मतलब ये एम्फोटेरिक नहीं है। अगला एग्जांपल देखो CH3COOH, बोलो इसका कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस बताओ। एसिड कंजुगेट एसिड होगा। आइए समझाते हैं कैसे। यहां देखो CH3COOH का स्ट्रक्चर को अगर देंगे तो देखते बेटा ऐसा कुछ बनेगा, होगा। और यहां पर लोन पेयर है और यहां पर दिए बेटा आपको H+, ये यहां अटैक किया, बोल क्या बनता है CH3COOH एंड प्लस, जस्ट लाइक वाटर, पानी की तरह। मतलब ये कंजुगेट एसिड बनाएगा और इसका फॉर्मूला ये लिखेंगे, चेक कर, मिलाओ इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला मिलाओ। बात आया समझ में? तो बताओ अगर ये हो गया तो कंजुगेट बेस क्या होगा बताना बेटा। यही होगा। एक बार फिर से ट्राई करना, यानी ये एम्फोटेरिक है। एक बार फिर से ट्राई करना, इथेनॉल, इसका कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस क्या होना चाहिए? सोचो, लगाओ थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। सेम ऊपर वाला खेल है ना भाई। क्या होगा यहाँ पर बोलो ना, CH3 CH2OH और यहां पर देंगे बेटा H+ और ये लोन पेयर में से एक लोन पेयर यहां चला गया। है बात समझ में? इसका मतलब CH3, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा बोलो, CH3CH2O-। क्लियर यहां तक? कुछ और प्रैक्टिस करेंगे आओ, यानी कि ये एम्फोटेरिक है। चलो बोलना शुरू करो। इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? H3PO4। कंजुगेट बेस, कोई डाउट? अगला बेटा ये एम्फोटेरिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन HPO4 2-, बोल इसका कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस H2PO4- और PO4 3-। तो PO4 3-, मतलब ये भी आपका एम्फोटेरिक है। अगला पे आ जा, बोल बेटा H2PO3- का कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बोल। होगा H3PO3। अगला बोल HPO3 2-, मतलब ये भी एम्फोटेरिक है, ठीक है। इसका बोल बेटा HPO3 2-, H2PO3- और एक PO3 3-। क्लियर है? यहां गलत हो गया, यहां गलती कर गए, नहीं होगा। क्यों सर? ओ सर ऐसे कैसे चलेगा सर? यहाँ देखो सर, याद आया ये 3 एसिड बोले थे बेटा, इस 3 एसिड को पकड़ के रखो, ये हर जगह गड़बड़ करेगा। बोल इसका बेसिसिटी कितना? इसका मतलब ये 3 हाइड्रोजन देने का ताकत रखता है, ये 2 देगा और ये, और हमारा क्वेश्चन इस पर डील करता है। मतलब आप इससे कितना हाइड्रोजन टोटल निकाल सकते हो? 2 निकालने के बाद क्या बचेगा बताओ? यानी कि तीसरा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आप नहीं निकाल सकते हो। बात पहले पढ़ा। अगला क्वेश्चन फिर से ट्राई करो, बोलो इसका कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बता बेटा। कंजुगेट एसिड H3PO2 है ना, और कंजुगेट बेस नहीं होगा। क्यों? आप बोलेंगे सर मामला इसका है, इसके पास एक हाइड्रोजन देने का ताकत है, ये एक हाइड्रोजन दे करके ये बना, बाकी हाइड्रोजन नहीं निकाला जा सकता, मतलब ये भी एम्फोटेरिक नहीं। क्लियर है? ठीक है। इस पे बेटा कई बार सवाल पूछा जा चुका है, इस पे ध्यान रखना, खास करके ध्यान रखना,
तो एक बार दोबारा बात कर ले रहे हैं, सारा गड़बड़ किसका है, सारा गड़बड़ इसके वजह से है। तो इसको ध्यान में रखना है कि H3PO4 का बेसिसिटी 3, इसका बेसिसिटी 2 और इसका बेसिसिटी 1 होता है। क्लियर यहां तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप किसको पढ़ने जा रहे हैं? यानी अब तक हम लोग किसका पढ़ाई किए बेटा? ब्रॉन्सन एंड लाउरी। इसमें क्या पढ़े? पहले ये पढ़े कि प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर के हिसाब से कौन एसिड होता है, कौन बेस होता है, और फिर बात की एम्फोटेरिक कैसे पकड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। क्लियर है? ठीक। एक और सवाल याद आया, ये पूछा था किसी एग्जाम में, ग्लाइसिन का नेचर बताओ, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक क्या है? बताओ तो इसका जवाब। ग्लाइसिन याद है तुमको? कैसा बायो का स्टूडेंट रहेगा था, अमाइनो एसिड को नहीं पहचानता है, ये ग्लाइसिन होता है ना? तो बोलो इसका नेचर क्या है, एसिडिक ना बेसिक ना एम्फोटेरिक? बोलो एसिड ना बेस? बेस। जवाब ऐसे भी आपको सवाल मिलेगा, ठीक है ना? एक ही मॉलिक्यूल में एसिडिक और बेसिक दोनों मौजूद है, ये एम्फोटेरिक है। चलिए अब लिविस पे बात करते हैं, पहले लिविस से मिल लीजिए। ये है लिविस साहब। लिविस का क्या कहना था, यहाँ देखो, लिविस का कहना है एसिड उसको कहेंगे जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और बेस उसको कहेंगे जो लोन पेयर को। अब सुन लो, लिविस से बेटा एग्जाम में अभी तक सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया है, लेकिन बार बार पूछा गया। बताओ क्या? लिविस एसिड लिविस बेस का जो सबसे ज्यादा सवाल अभी तक पूछा गया वो एक ही सवाल है, वो है एग्जाम्पल और कुछ। ठीक है, एग्जाम्पल को याद रखने के लिए दोनों सुन, ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल को याद रखने के लिए बेटा लिविस एसिड और लिविस बेस तो दोनों में चार चार कैटेगरी बनाते हैं। पहला कैटेगरी ध्यान से देखना, मॉलिक्यूल्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सिंपल, हर वो मॉलिक्यूल जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविस एसिड? लोन पेयर एक्सेप्टर, उसको लोन पेयर का कमी है, भूख है, तो किसको भूख रहेगा भाई? इसका इनकम्प्लीट होगा ऑक्टेट, है ना? और इसमें दो चीजों से मुलाकात कर लो, दो चीजों से, एक बोरोन और एक एल्यूमिनियम। बोल बेटा, बोरोन एल्यूमिनियम किस पीरियड का, किस ग्रुप का मेंबर है? बात करो। 13 ना? 13 के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 3। यानी 3 जब शेयरिंग करेगा कितना बनेगा? 6। यानी वो हर हाल में एक लोन पेयर को शॉर्ट पड़ेगा। इन शॉर्ट दिमाग में बैठा ले, ग्रुप 13 का जब भी दिखेगा समझ जाना वो लिविस एसिड है। ठीक है, और उनमें से सबसे ज्यादा जो सवाल पूछेगा ग्रुप 13 में वो है ये बबुआ, बबुआ बोरोन। ठीक है, बोरोन का क्वेश्चन भरा हुआ मिलेगा। तो बोरोन का जहां खेल दिख जाना समझ जाना लिविस एसिड की बात करें, क्योंकि उसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। दूसरा एग्जांपल देखो क्या हमारे पास, जो कटायन होगा वो लिविस एसिड के तौर पे बिहेव करेगा, चार को छोड़ करके बेटे। ये चार को अच्छे से पहले सुन, दिमाग में बैठाओ। ग्रुप 1 का कटायन, ग्रुप 2 का कटायन और NH4 प्लस, और ये चार पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन ये चार क्यों? क्यों? तो समझो बेटा, क्यों का मतलब समझा रहे हैं। यहां देखो ये क्यों हो रहा, ये 5-10 मिनट के बाद समझाएंगे, पहले इन दोनों को समझ लो ये क्यों। अच्छा, H3 प्लस का स्ट्रक्चर क्या है बेटा? ऐसा है ना? यही है। और अगर हम लोग लिविस एसिड की बात कर रहे थे, लिविस एसिड का मतलब क्या होगा? लोन पेयर को लेगा, है ना? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां समझो, यहां देखो Al3 प्लस, इसके साथ अगर हम 3 बार Cl माइनस देंगे तो ये क्या बना देता है? AlCl3। तो ये क्या किया बेटा? यहां से लोन पेयर लिया, है ना? अच्छा, लोन पेयर लेने का मतलब वो क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। तो बेटा अगर यहाँ ऑक्सीजन लोन पेयर लेकर के बॉन्ड बना तो 4 बॉन्ड हो जाएगा, जो कि मुमकिन नहीं है। उसी तरीके से यहाँ कितना बॉन्ड हो जाएगा? 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो याद रखना, 4 कटायन को छोड़ करके, कौन कौन सा कटायन? ग्रुप 1 का कटायन, ग्रुप 2 का कटायन, H3O प्लस और NH4 प्लस, ये 4 को छोड़ करके आप सबको लिविस एसिड के कैटेगरी में रखोगे। तीसरा एग्जाम्पल देखो क्या है, मेटल इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चैप्टर याद है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्या पढ़ते कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में? मेटल होता है, लिगेंड होता है। लिगेंड क्या करता है? अपना लोन पेयर डोनेट करता है, किसको डोनेट करता है? मेटल को। तो जो एक्सेप्ट किया वो क्या होगा? लिविस एसिड, और जो डोनेट किया वो लिविस। तो हर कॉम्प्लेक्स में आपको दोनों मिलेगा। एक कॉम्प्लेक्स के अंदर जितना भी मेटल होगा वो मेटल हमेशा किसका रोल प्ले करेगा? लिविस एसिड का। और जो लिगेंड होगा वो किसका रोल प्ले करेगा?
यानी कि NiCO होल 4 में Na क्या कर रहा है, लिविस एसिड है, और CO का काम क्या है बेटा, लिविस बेस है, जो लिगेंड है वो लिविस बेस का काम करेगा। ठीक है, ये हुआ तीसरा एग्जांपल। चौथा एग्जांपल देखो क्या कहता है, मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम है वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसका डी ऑर्बिटल खाली होगा वो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करेगा। जैसे सिलिकॉन का कंपाउंड है सिलिकॉन हैलाइड, टिन हैलाइड, जर्मेनियम हैलाइड, टाइटेनियम हैलाइड, SF4 FeF4, इन सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये चार कैटेगरी याद रखना, फिर से एक बार क्विक रिवीजन करें, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कटायन, मेटल इन लिगेंड एंड इनकम्प्लीट या वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब आज लिविस बेस में बात करते हैं, इसी के चार के कॉन्ट्रास्ट में बात करेंगे। यहां देखो लिविस बेस का मतलब क्या होगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। तो भाई लोन पेयर डोनेट कौन करेगा, जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होगा, यानी कि मॉलिक्यूल्स हैविंग वन और मोर अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लिविस बेस। एग्जांपल के तौर पे देखो अमोनिया, नॉट अमोनिया बेटा, नाइट्रोजन का जितना भी सबका सब लिविस बेस में डाल देना, बाकी का दुका अलग से मैटर आता है, लेकिन इन जनरल आप ये फॉलो करना। वैसे ही पानी के मामले में, ऑक्सीजन के मामले में, अब यहाँ पर H बैठा या H बैठा तो पानी बन जाएगा, यहाँ पर H बैठा यहाँ R बैठा तो अल्कोहल बन जाएगा, यहाँ R बैठा बेटा यहाँ R बैठा ईथर बन जाएगा, सबका सब लिविस बेस है ना, सबका सब लिविस बेस है। अगला कौन है, सिंपल अनायन, जैसे यहाँ पर कटायन था यहाँ पर अनायन है, और यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं बेटा, जो भी अनायन लोग है वो सबका सब लिविस बेस का रोल प्ले करेगा। अब इसी के कॉन्ट्रास्ट में वहां एग्जाम्पल पढ़ो, है ना, जो लिगेंड के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड होगा वो लिविस बेस होगा। और कौन होगा, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, जहां डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा, बेटा याद रखना पाई बॉन्ड भी डोनेट होता है, तो पाई बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट हो रहा है, मतलब वो लिविस बेस है। ये चार कैटेगरी हो गया बेटा आपका लिविस एसिड का, और ये चार कैटेगरी हो गया आपका लिविस बेस का। यहां तक बात समझ में आया, बहुत बढ़िया। आइए अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चलो सवाल का जवाब दो। क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस, मतलब आपसे पूछ रहा कौन है जो एम्फोटेरिक नहीं है, क्योंकि जो एम्फोटेरिक होगा वो ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस के दोनों तरह का बिहेव करेगा। वो तो इसका कंजुगेट एसिड बन सकता है, हाँ H2SO4, कंजुगेट बेस बनेगा SO4 2-, मतलब ये एम्फोटेरिक है, और अपने को क्या ढूंढना है, कौन एम्फोटेरिक नहीं है। HCO3- बनाएगा, अभी अभी पढ़े बेटा, H2CO3 और CO3 2-, NH3 भी दोनों बनाएगा, एक बनाएगा NH4+ और एक बनाएगा NH2-, और इसमें क्या बनेगा, सिर्फ Cl-, मतलब आंसर कौन सा होगा हमारा, डी होगा। आया बात समझ में बेटा आप लोगों को, ठीक है। यूनिट 2019 का क्वेश्चन है। अब आओ, ये भी 2019 का क्वेश्चन है, पढ़ो क्या कहता है। बोला इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, तुम लोग बताओ ना बेटा, इसका कंजुगेट बेस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, H+ तो निकाल देना पड़ता, तो H+ निकालेंगे क्या होगा, यहां से H+ निकाल देंगे क्या होगा, F-। आंसर कहां है, ढूंढ बेटा, ऑप्शन 3 होगा। क्या हुआ, कंजुगेट बेस बनाना ना बेटा, मार्किंग गलत हो गया, नीचे होगा मार्किंग। चलो अगला अगला एग्जाम्पल देखो, देखो क्या पढ़ रहा है, इतना इजी क्वेश्चन में आप लोग फंसे बेटा, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन है जो कम चांस है लिविस बेस के तौर पे बिहेव करने की, यही है ना, क्या ये लिविस बेस है, अकर क्यों है, क्या ये लिविस बेस है, अरे अभी 2 मिनट पहले बताया बेटा, बोरोन का पूरा खानदान लिविस एसिड है, आंसर क्या ये लिविस बेस है, हाँ है, फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलेगा। क्या CO लिविस बेस है, बिल्कुल है, याद करो, यहां देखो, यहां देखो, याद करो बेटा, अभी अभी 2 मिनट पहले NiCO होल 4 का एग्जाम्पल में पढ़ा है कि CO जो होता है वो लिविस बेस होता है, वही तो आया ना सवाल, ठीक है। ये लोन पेयर डोनेट करता है मेटल को, समझ में आइए। अब ध्यान से देख, कौन सा साल में पूछा था सवाल, 2013।
अब देख 2 साल पहले वही सवाल फिर से पूछा था, देख ऑप्शन खाली बदल दिया, क्वेश्चन का लैंग्वेज तक सेम है, यही बोला ना अगेन, फिर क्या बोला, पिछले वाला क्या था, यही था ना, लिस्ट लाइकली लीव इज बेस्ट, इस बार भी वही पूछा है, बोल बोल आंसर बोल, आंसर भी वही है बेटा, सिर्फ ऑप्शन का बाकी बदल दिए, बाकी देखो, ठीक है। चलो ये सवाल का जवाब दो। पूछा कौन है जो लिविस एसिड के तौर पे बिहेव करेगा, आपको बोले ना एक ही सवाल पूछता और सबका जवाब भी, सबका बोरोन ही आंसर चल रहा है, देखो 3 सवाल है, तीनों बोरोन पे पूछा है ना। देखो 2009 में, ये 2010 का क्वेश्चन था, ठीक है। देख 2009 का क्वेश्चन क्या पूछा, फिर से पूछा लिविस एसिड, उठा करके देखो बेटे यही क्वेश्चन भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। आइए अगला क्या पूछा, देखो कंजुगेट एसिड बनाना तो क्या करेंगे, H+ ऐड करेंगे, H+ ऐड करने पे क्या बनेगा बेटा, NH3 बनेगा, यही है। ये देखो ये जिस सवाल पूछा गया था जिस साल, शायद तुम लोग पैदा भी नहीं हुआ होगा, देखो तो, है ना, आपका DOB से बहुत पहले की बात है। क्या क्या दिया, BF3 और क्या दिया, स्टैनिक और स्टैनस, स्टैनिक हो गया बेटा ये, और ये स्टैनस है, और इस सवाल का जवाब जो है वो होगा ऑल, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। ऑफ कोर्स इनके पास डी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है तो वो भी है, ठीक है ना, लेकिन जिस साल को ये सवाल पूछा गया था वो लोग जवाब जो दिया था ये दिया था स्टैनस, लेकिन साथ में स्टैनिक भी होगा, होगा तीनों ही। हाँ अगर इसमें एक सवाल उठता कि कौन ज्यादा है कौन कम है तो एक अलग फैक्टर आता, ठीक है। चलो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक, ठीक है। चलो यहाँ देखो, ये देखिए एम्स में पूछा गया था I2 + I- इक्वल टू I3-, इसके अंदर लिविस बेस कौन है भाई, इतना टाइम लगेगा, ये डोनेट किया ना इसको, ये जो डोनर होगा उन पे वो लिविस बेस होगा, है ना। चलो अगला सवाल, देख एम्स में भी यही एग्जांपल है, यही सवाल है, सारा बोरोन पे पूछता है, ठीक है। पढ़ो ये अच्छा सवाल है, पढ़ लिए सवाल। सवाल पूछ रहा है कि यहां पर लिविस का डेफिनेशन को कौन फॉलो कर रहा है ना। आइए एक एग्जांपल का एनालाइज करते हैं, बोल बेटा पहले वाले में देख तो ऐसा कुछ हुआ कि H+ डोनेट किया, ये एक्सेप्ट किया, तो ये ब्रॉन्सन एंड लाउरी का हो गया, उसके मुताबिक ये एसिड है और ये बेस है। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो प्रोटॉन डोनेट हुआ, ये एक्सेप्ट किया, तो जो प्रोटॉन डोनेट किया हुआ एसिड, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया बेस, मतलब ये ब्रॉन्सन एंड लाउरी का कंसेप्ट है। अगर इसके वाले एग्जांपल में भी देखोगे तो क्या हुआ, ये प्रोटॉन डोनेट किया, ये एक्सेप्ट किया, तो पहला 3 ऑप्शन तो आपका कौन सा हो गया बेटा। लेकिन अगर आखिरी वाले को देखेंगे तो अब आखिरी वाले में देखो क्या हुआ है, ये है ना, तो बोलते हैं NH3 यहां पर आकर के कौन सा रोल प्ले करने वाला है। और अभी आपको एग्जांपल में क्या बताया कि जो लिगैंड होगा उसका नेचर क्या होगा, लिविस बेस का होगा, तो यानी कि हमारा डेफिनेशन के मुताबिक लिविस के हिसाब से आंसर ये बनेगा। आया बात समझ में ये। चलो आपके लिए एक सवाल है, 3 कंसेप्ट पढ़ लिए बेटा हम लोग, क्या क्या कंप्लीट किए, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी एंड लिविस, 3 कंसेप्ट पढ़ लिए। अब आप लोगों के लिए सवाल है, ये है कि तीनों कंसेप्ट में पानी क्या रोल प्ले कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ H2O इन आर्हेनियस, इन ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी एंड इन लिविस, जवाब दे। लिविस में बेस, क्यों क्यों, यही है ना, तो लिविस में ये बेस, बिल्कुल सही। ब्रॉन्स्टेड में 2 मिनट पहले देखे थे, वो डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। आर्हेनियस में एसिडिक, आर्हेनियस में पानी एसिडिक नेचर का रोल दिखा रहा है गधा, देख
पहला दो का जवाब आप लोग का सही हुआ, आर्हीनियस में गलती करके आंसर देख लो, है ना। आर्हीनियस का कंसेप्ट में पानी सिर्फ सॉल्वेंट का रोल प्ले कर रहा है बेटा। हमने क्या पढ़ा आर्हीनियस में कि पानी पे जो सब्सटेंस डाला जाएगा वो सब्सटेंस, पानी तो यहाँ पर सॉल्वेंट का रोल प्ले कर रहा है, तो आर्हीनियस में पानी का रोल हो गया सॉल्वेंट, ब्रॉन्सन एंड लॉरी में पानी का रोल हो गया बेटा एम्फोटेरिक, और लिविस स्मिथ का रोल हो गया आपका बेस। क्लियर यहां तक? तो यहां पर हम लोग 3 कंसेप्ट कंप्लीट किए बेटा, आर्हीनियस का, ब्रॉन्सन लॉरी का और लिविस का। ठीक है, यहां तक नोट कर लो, फिर आगे का पढ़ाई हम लोग कंटिन्यू करते हैं। राज, अगला टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं? पढ़। अब तक लिविस के कंसेप्ट से जो सवाल पूछा गया एक ही सवाल पूछा गया, क्या? एग्जाम्पल, है ना। और इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि हमेशा एग्जाम्पल पूछेगा। तो एक और टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे थे, कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा लिविस एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिविस एसिड वीक है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ लिविक एसिड। सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, बोर्ड पे आओ। ओए राज, यहां ध्यान दो। अब देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, जो एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कंपेयर टू दोस्त जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। पढ़ो तो देखो यही कह रहा है, जो एटम एक लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उससे ज्यादा होगा जो एक से ज्यादा। जैसे एक लोन पेयर एक्सेप्ट करने का ताकत किसमें भाई? बोरोन में, एल्यूमिनियम में, है ना। और एक से ज्यादा कौन करेगा? जिसके पास डी खाली पड़ा होगा वो एक से ज्यादा करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर पूछा जाए BF3 एंड FeF6, तो BF3 में बेटा बोरोन है और यहाँ आयरन है, इसमें ज्यादा एसिडिक कौन होगा? BF3 होगा। बात समझ में आई है? दूसरा रूल क्या कहता, पढ़ो यहां पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। और ये रूल तब इस्तेमाल करना जब आपके क्वेश्चन पे सेम ग्रुप से बिलोंग करता हो। जो एटम है सेंट्रल एटम है वो कहां से बिलोंग करेगा? सेम ग्रुप से। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये पकड़ो, ये ग्रुप 13 का एग्जांपल है बेटा, बोरोन, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ इसका घटेगा, बोरोन का ज्यादा होगा। जैसे इस एग्जांपल के लो, बोरोन और एल्यूमिनियम एक ही बात है, यहाँ बोरोन के साथ 3 हाइड्रोजन है, बोरोन के साथ 3 अल्काइल है, बात तो वही है। जैसे इस एग्जांपल के लिए लो, फास्फोरस उसके नीचे आर्सेनिक, उसके नीचे एंटीमोनी, कॉपर उसके नीचे सिल्वर, उसके नीचे गोल्ड, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी एक ही बात है, जिंक नीचे कैडमियम। टॉप टू बॉटम सेंट्रल एटम का साइज अगर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। ठीक है, अब आओ, कितना फैक्टर हुआ बेटा? 2। ठीक है, तीसरा फैक्टर देखो क्या कहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दूसरा मतलब यहां पे लिखा हुआ बेटा -I इफेक्ट। जैसे यहां समझो, यहां समझो, बोलो तो ये देखो, तो इससे मुलाकात किए थे बेटा, मान लो इसी 2 को ले लो। यहां तो तय हुआ कि BX3 ALX3 में BX3 ज्यादा एसिडिक होगा, BR3 में ALR3 में ये ज्यादा होगा। लेकिन अगर इन दोनों में पूछा जाए BX3 और BR3, तो और देखो यहां पर समझते, बोलो BX3 और BR3 की अगर बात करते हैं, यहां देखो बेटा, बोल कौन है? ये BR3 और यहां पर BF3। बोल बेटा R प्लस आई ना माइनस आई? प्लस आई। इलेक्ट्रॉन को पुश करता है कि टानता है? पुश करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ दिया जाए और इस बार इलेक्ट्रॉन यहां से खींचा जाए। ठीक है, अब लॉजिकली समझना बेटा, वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्टेट तो कंप्लीट है नहीं, लेकिन अगर 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका बढ़ाया जा रहा है तो इसको जो चीज का रिक्वायरमेंट है वो उसको मिल रहा है, यहाँ पर जिसका रिक्वायरमेंट आप उससे और ज्यादा खींच रहे हैं, यानी कि अब इसके पास बाहर से लोन पेयर एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस। ज्यादा एसिडिक कौन होगा? BF3। तो ज्यादा एसिडिक वो होगा बेटा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा सराउंडिंग एटम का, या फिर उसका -I इफेक्ट ज्यादा होगा। जैसे इस एग्जांपल को देखो तो बात समझ में, इसी एग्जांपल को यहाँ लिखा, पढ़ो तो, बोरोन के साथ 3 मिथाइल, बोरोन के साथ 3 हाइड्रोजन और बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन, तो सबसे ज्यादा ये होगा। जैसे इस वाले एग्जांपल में ले लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। जैसे इस वाले एग्जांपल को ले लो, BF3, BCl3, बोल BBr3 एंड Bi3, तो बोल सबसे ज्यादा कौन होगा? होगा सबसे ज्यादा BF3। गड़बड़ हो गया? हो गया ना गड़बड़? ये होगा,
ध्यान से सुन बेटा, बोरोन के मामले में ये रूल उल्टा काम करता है। देखो बोरोन का ही नीचे मेंबर बैठा हुआ एल्यूमिनियम है ना, तो एल्यूमिनियम में ये रूल काम कर रहा है, बोरोन में ये रूल काम नहीं कर रहा है। क्यों? आइए उसके लिए अगला पॉइंट समझते हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। कहीं से कोई क्वेश्चन अगर एसिडिक स्ट्रेंथ से सवाल पूछेगा बेटा, बाकी जो टॉपिक से आए ना आए कोई बात नहीं, यहां से आने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। पढ़ो। और हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बेटा बैक बॉन्डिंग पढ़ चुके थे, है ना। तो बताओ तो BF3 में बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होने का चांस है कि BCl3 में? बोलो। और BF3 में अगर बैक बॉन्डिंग होगा तो ये तो अपना ऑक्टेट पूरा करने का कोशिश करेगा, तो जब ये ऑक्टेट पूरा करने का कोशिश करेगा तो बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी कम होगा, तो BF3 सबसे कम हो जाएगा। ये देखिए एग्जांपल, BF3 सबसे कम हो जाएगा, उसके बाद BCl3, BBr3, BI3। अब इस वाले एग्जांपल को भी समझ, देखिए आप कैसे दिया हुआ है, देख क्या दिया हुआ, B OR OR एंड OR, और यहां पर समझ बेटा B R R R। क्या चांसेस है यहाँ पर? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है बेटा, ये बैक बॉन्डिंग कर सकता है, तो बैक बॉन्डिंग करेगा मतलब इसका पेट। अब देखो यहाँ पे एक जबरदस्त खेल आ रहा, समझना। बताओ तो इन टर्म्स ऑफ माइनस आई एंड प्लस आई, OR प्लस आई दिखाएगा कि माइनस आई? माइनस आई। और R और प्लस आई क्या करेगा, मतलब स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा। अरे देखो ना, लिखो ना, माइनस आई डायरेक्टली है ना, तो उसके मुताबिक तो ये ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन बैक बॉन्डिंग के वजह से पूरा खेल पलट गया बेटा, ये हो गया खेल। क्यों? क्योंकि बैक बॉन्डिंग के बाद ये तो अपना ऑक्टेट पूरा कर ले रहा, मतलब इसको बाहर से गेन करने का जो टेंडेंसी है वो तो घट गया, ठीक है। यानी उस हिसाब से आपका जवाब BR3 ज्यादा होगा, जबकि इसमें ज्यादा माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन ड्यू टू बैक बॉन्डिंग माइनस आई इफेक्ट के बजाय हम लोग इस कंसेप्ट को कंसीडर करेंगे। समझ में आया ये पार्ट? तो जहां पे बैक बॉन्डिंग होने का टेंडेंसी रहेगा बेटा, वहां पर प्लस आई माइनस का प्रेफरेंस नहीं दोगे, आप बैक बॉन्डिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? और ये चीज आप लोगों का केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए थे। बताओ तो BF3 में बैक बॉन्डिंग अच्छा होता है कि BCl3 में? BCl3 मार के किडनी तोड़ेगी तुम्हें। क्या बोले थे कि जब बैक बॉन्डिंग होगा तब ऑर्बिटल का साइज लगभग एक जैसा होना चाहिए, है ना। जैसे पढ़ो ना, ये देखो पढ़ाए थे, BF3 में किसका बैक बॉन्डिंग होता है? 2p पाई और 2p पाई, लेकिन BCl3 में 2p और 3p में होगा, BBr3 में 2p और 4p में, और BI3 हैज ऑलमोस्ट नो बैक बॉन्डिंग, प्राय ना के बराबर होता है, इसलिए यहां पर इसका सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। समझ में आया ये पॉइंट? ठीक। कितना पॉइंट पढ़े बेटा? 4 पॉइंट पढ़े। एक बार क्विक रिवीजन कर ले। पहला पॉइंट क्या पढ़े? जो एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अगर ग्रुप का मामला है तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। सराउंडिंग एटम के मामले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इंडक्टिव इफेक्ट पे ध्यान देंगे। और अगर बैक बॉन्डिंग होगा बेटा तो ये आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होगा, ठीक है। अब आइए आखिरी पॉइंट पे, वो है चार्ज डेंसिटी। पढ़ो देखो क्या कहता है, चार्ज डेंसिटी के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हो रहा है? चार्ज बाय साइज। यहां एक कंसेप्ट समझाने जा रहा है, ध्यान से सुनियो। बोलो। ग्रुप 1 की बात करते हैं। अब ये बताओ ग्रुप 1 का चार्ज क्या होता है? प्लस होता है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बोलते इस तरफ जाने पर साइज क्या होता है? यानी ग्रुप 1 का साइज क्या है? सबसे बड़ा है। हर पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? ग्रुप 1 का। और उसका चार्ज +1, है ना। अब जवाब देना, बोलो तो इसके बगल में कौन सा ग्रुप होगा? ग्रुप 2 का चार्ज +2, मतलब इस तरफ जाने पे आपका चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब ये चार्ज सबसे कम है, साइज सबसे। अब इसको यहां अप्लाई करके सोच कि ग्रुप 1 का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? बोल। सबसे कम होगा, होगा ना, क्योंकि आपका रूल कहता है बेटा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यहाँ तो चार्ज कम है, इसका मतलब कम होगा, और यहाँ साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा होने का मतलब एसिड की स्ट्रेंथ घटेगा। तो नतीजा क्या हुआ? ग्रुप 1 इतना कम हो जाता है बेटा कि वो शो ही नहीं करता है। यही बात 2 मिनट पहले आपको हम एग्जाम्पल में लिखवाए थे।
याद करो, आपको हम एग्जाम्पल में लिखवाए थे कि सारे कटायन को लिविस एसिड पकड़ेंगे सिवाय 4, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और H3O प्लस और NH4 प्लस। अब समझ में आया रीजन क्यों होता है ग्रुप 1। सेम एक्सप्लेनेशन हम लोग ग्रुप 2 की भी दे सकते हैं। कंपेरेटिवली ग्रुप 1 के मुकाबले में ग्रुप 2 बेहतर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल याद रखना बेटा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 सबसे पुअर लिविस एसिड है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। बात समझ में आई यहां तक? तो आओ देखो कुछ एग्जांपल समझते। ये लाइन पढ़कर देख समझ में आ रहा कि नहीं? एकदम ना के बराबर, जबकि अल्कालाइन के पास स्लाइटली होगा, लेकिन ये स्लाइटली भी याद रखना इसके रेस्पेक्ट में है, ठीक है ना। जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर बात करते हैं, ये तो ग्रुप 1, सोचो ना पीरियोडिक टेबल में क्या हो रहा है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, 2 के बाद कौन है 3 ना बेटा, तो 3 से तो आपका ट्रांजिशन मेटल शुरू हो जाएगा। वो ट्रांजिशन मेटल में चार्ज कम होता है या ज्यादा? चार्ज ज्यादा होता है ना। जैसे Fe2 प्लस होता है, Fe3 प्लस होता है, क्रोमियम 6 प्लस तक चला जाता है, Mn7 प्लस तक चला जा रहा है, मतलब चार्ज, और चार्ज ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, है ना। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए एस ब्लॉक और डी ब्लॉक कौन अच्छा लिविस एसिड बनाएगा, डी ब्लॉक अच्छा बनाएगा। पढ़ के देख अगला लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, और इसको पढ़ करके देख समझ में आ रहा है कि नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए Fe2 प्लस है ना, Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कौन ज्यादा होगा, Fe3 प्लस ज्यादा होगा, किसका चार्ज ज्यादा है। उसी तरीके से अगर पूछेंगे SN4 प्लस और SN2 प्लस, और यही सवाल तो थोड़ी देर पहले याद आया था ना, एक सवाल था ना कि SnCl4 और SnCl2 दोनों ही लिविस एसिड होगा, पर इन दोनों में बेहतर कौन होगा, SN4 प्लस होगा। यही है ना बेटा। उसी तरीके से यहाँ पर +5 है +3 है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। क्लियर यहां तक समझ में आया? तो आज का क्लास यहीं तक बेटा। आज हम लोग क्या कंप्लीट किए सुन लो, आज सिर्फ हम लोग एक चीज कंप्लीट की, ABC एसिड बेस, और एसिड बेस में एंड में जाकर के हम लोग बातचीत की क्या कि लिविस का एसिड कैसे वेरी करता है। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग इससे भी जबरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले, सुन लो क्या बात करने वाले। अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन आ गया, ये बात करते हैं। देखो एसेशन रीजन बेटा एम्स में, और एक ने 2 बार पूछा है। क्या लगता है Al3 प्लस स्ट्रॉन्गर एसिड है Mg2 प्लस से? चलिए सोचते हैं, बोलो। सोडियम प्लस के बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम 2 प्लस ना, और फिर कौन आएगा, और अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बोल एल्यूमिनियम 3 प्लस के पास इन तीनों में सबसे ज्यादा चार्ज। बोल इस तरफ जाने पर साइज घटेगा, तो इसका मतलब इसका साइज कम है, चार्ज ज्यादा है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो बोल एसर्शन सही हुआ। अब रीजन ढूंढ, रीजन भी तो वही कह रहा है ना भाई, इसका साइज छोटा है, यही साबित किया ना कि इसका साइज छोटा है, तभी तो इसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो आंसर क्या होगा बेटा? ठीक है यहां तक? तो सुनो, ये देखो, अगले क्लास हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज टुमारो। अभी हम लोग सिर्फ पढ़े थे स्पेसिफिक, सिर्फ लिविस की बात की थी, ठीक है ना। ये जनरल स्टडी पे बात करेंगे। ओवरऑल केमिस्ट्री में जितना भी एसिड बेस आपके पास है, उसमें कैसे डिसाइड करेंगे कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक है, कौन नहीं है, इस पे बातचीत करेंगे। क्लियर यहां तक की बात? तो आज का क्लास यहीं तक, जो नोट करना नोट कर लो बेटा, कल यहीं से हम लोग कंटिन्यू करें। चलो सर ध्यान से सुनो, देखो पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े बेटा ABC क्या होता है, एसिड बेस कंसेप्ट। इसमें 3 कंसेप्ट पढ़े, आर्रेनियस का, ब्रॉन्सन लाउरी का और लिविस का, और साथ में ये हम लोग पढ़े कि लिविस का एसिडिक स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, अभी के हेडिंग पर। अब ये जनरल स्टडी हो रहा है, ये लिविस के लिए नहीं, जनरल स्टडी हो रहा है, ठीक है। जनरली अगर बात करेंगे तो टोटल सुने गधे लोग, टोटल बेटा 8 फैक्टर है जिसके ऊपर एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड कर रहा है। ठीक, पहला फैक्टर देखो क्या हमारा, पहला नंबर 1, अब लैंग्वेज पे ध्यान दो, क्या कहता है सुन लो ध्यान से। कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर एसिडिक ऑर्डर निकालना बेटा, जो सबसे पहला रूल आपको फॉलो करना है वो है ये, क्या ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। अब देखो 2 वर्ड का इस्तेमाल किया गया यहाँ, एक हाइड्रा एसिड और एक ऑक्सी एसिड। हाइड्रा एसिड क्या होता है, ऑक्सी एसिड क्या होता है, बोलो। हाइड्रा एसिड उस एसिड को कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन होगा,
जिसमें हाइड्रोजन होगा और नॉन मेटल होगा, हाइड्रोजन होगा और नॉन मेटल होगा, उसको आप हाइड्रा एसिड कहोगे। ऑक्सी एसिड किसके कहोगे? जिसमें हाइड्रोजन होगा, नॉन मेटल होगा और ऑक्सीजन होगा, उसको ऑक्सी एसिड कहोगे। जैसे हाइड्रा एसिड के एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, HCl, HBr, H2S, HCl, ये सब हाइड्रा एसिड है। ऑक्सी एसिड की अगर बात करेंगे, H2SO4 ले लो, H2CO3 ले लो, HNO3 ले लो, बात आया समझ में? तो हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड या कोई भी एसिड हो, पहला रूल आपको यही पता करना है कि जिस नॉन मेटल का वो एसिड है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है या ज्यादा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा एसिडिक से उतना ज्यादा होगा, ये पहला रूल। अब कब और कहां और कैसे इस्तेमाल करना वो सुनिए। अगर आपका क्वेश्चन हाइड्रा एसिड के साथ डील करता है और जो नॉन मेटल है वो सेम पीरियड से बिलोंग करता है, नॉन मेटल, तो ही आप इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और ऑक्सी एसिड के मामले में नॉन मेटल जो होगा वो पीरियड में हो या ग्रुप में हो, आप दोनों ही कंडीशन की अप्लाई करो। तो पहले रूल को सेट करो। हाइड्रा एसिड के मामले में तभी इस्तेमाल करेंगे जब नॉन मेटल कहां से बिलोंग करेगा, सेम पीरियड से, और ऑक्सी एसिड के मामले में सेम पीरियड हो या सेम ग्रुप हो वहां से, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझते हैं, यहाँ देखो, ये बोलो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये चारों कहां पाया जाता है? पीरियड 2 का एलिमेंट है ना। अब ये सब का सब नॉन मेटल है। इस नॉन मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन लगा दो, इस नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन लगा दो, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन लगा दो, क्या बन गया? हाइड्रा एसिड, ठीक है। अब इस हाइड्रा एसिड में ये नॉन मेटल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, होल एसिडिक ऑर्डर क्या होना चाहिए? F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, इस तरीके से होगा। अगर मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉस्फाइन, H2S और HCl, पहले नॉन मेटल का आइडेंटिफाई कर, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, कहा भाई एक ही पीरियड में पाया जाता है, थर्ड पीरियड में। यानी कि इन तीनों में अगर एसिडिक ऑर्डर की बात करें तो बोलो क्या होगा? इस तरीके से होगा। अब अगर मान लो आपसे बात किया जाए H2CO3 और HNO3, ये कौन है? ऑक्सी एसिड है? अब बताओ कार्बन और नाइट्रोजन क्या है, सेम पीरियड में पाया जाता है। तो भाई ऑक्सी एसिड में मामला पीरियड का हो या ग्रुप का हो, एसिडिक ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, HClO4 ऑक्सी एसिड है, HbRO4 ऑक्सी एसिड है, HiO4 ऑक्सी एसिड है, और ये सभी ऑक्सी एसिड का नॉन मेटल कहां से बिलोंग कर रहा है? सेम ग्रुप से, है ना। तो मामला फिर से ग्रुप का हो या पीरियड का हो, अगर ऑक्सी एसिड का क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, और किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ सबसे ज्यादा है? क्लोरीन का। तो आपका आंसर होगा HClO4, HbR4, HiO4। आया बात समझ में? तो अगर ये समझ में आ गया तो बेटा एग्जांपल मिला करके देखो, तो ये समझ में आ रहा, देखो पहला एग्जांपल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, देखो तो ये समझ में आ रहा है? जो डिस्कस किए बेटा वही है ये, ठीक है। ये हुआ पहला रूल। आओ दूसरा रूल पे बात करते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, पढ़ो। और ये कब और कहां इस्तेमाल करेंगे? हाइड्रा एसिड पे इस्तेमाल करेंगे, और तब जब नॉन मेटल कहां से बिलोंग करेगा? सेम ग्रुप से। तो ध्यान रखियो, अगर क्वेश्चन हाइड्रा एसिड का है, सेम पीरियड का है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉलो कीजिएगा, और अगर सेम ग्रुप का है तो हम लोग साइज फॉलो करेंगे। जैसे यहां पर देखो, बोलो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किस ग्रुप की बात कर रहे हैं? 17। इन सब का हाइड्रा एसिड क्या होगा? HF, HCl, HBr, HI, यही होगा ना। जैसे एक और ले लो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इन लोगों का हाइड्रा एसिड क्या होगा? H2O, H2S, H2Ac, H2T। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बोल किस ग्रुप की बात कर रहे हैं? 15। ग्रुप 15 का हाइड्रेट बनाएंगे तो क्या बनेगा? बोल NH3, CH3, ASH3, HBH3। बोलेगा एसिडिक ऑर्डर पता करो, देखो, है ना। जैसे जैसे नॉन मेटल का साइज बड़ा होगा ज्यादा। क्लियर यहां तक की बात? तो ये एग्जांपल देखो तो समझ में आ रहा है कि नहीं? एग्जांपल एक बार चेक करो क्या हो रहा है। कौन सा ग्रुप है? ये
70 है ना। अच्छा यहाँ पे एक और ट्रेंड पे देखते हैं, इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा। बोलो तो, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही है ना। इसका बनाएंगे हाइड्रोक्साइड, क्या होगा, CH4 NH3 H2 और HF। बोलिए लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट बोला, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। अच्छा इधर आ जा, फ्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम बोल। हाँ ये ध्यान रखिए, जनरली पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड में क्या देखा जाता है, अगर एक तरफ बढ़ रहा है तो बेटा दूसरी तरफ घट रहा है। याद रखना हाइड्रो एसिड का ट्रेंड जो है जो दोनों तरफ बढ़ता हुआ पाया गया, लेफ्ट राइट भी बढ़ रहा है और टॉप टू बॉटम। टोटल कितना रूल पड़े, बात करो। टोटल कितना रूल पड़े बेटा, दो। दो में से एक किस पे बात की हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक किस पे बात की, साइज। अब आओ तीसरा पे। अच्छा ये एग्जांपल देखो तो समझ में आ रहा है बेटा, ये एग्जांपल है ना। यहाँ पर नॉन मेटल आप किसको कंसीडर करोगे, ऑक्सीजन को। एक्चुअली आपको नॉन मेटल उसको कंसीडर करना है जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। अब यहाँ पर बात करेंगे सल्फर और ये ऑक्सीजन है, क्या होगा बेटा, साइज का, ये ग्रुप का मामला है ना। ऑक्सीजन और सल्फर का सेम ग्रुप में, तो ग्रुप के क्या देखेंगे, साइज देखेंगे, और किसका साइज बड़ा, सल्फर का बड़ा, तो ये ज्यादा होगा। बस इसका नाम बताओ, इथेनॉल। इसका नाम बोल, थायोल है, ये इथेन थायोल। इसका एक और नाम है इथाइल मर्कैप्टेन भी कहते हैं इसको। चलो कितना रूल हम लोग कंप्लीट किए बेटा, दो। तीसरा रूल देख क्या कहता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉन मेटल। अब हर एक का क्राइटेरिया कब कहां इस्तेमाल कीजिएगा, ये रूल तब इस्तेमाल कीजिएगा जब आपका क्वेश्चन ऑक्सी एसिड हो या ऑक्साइड हो, किसका, सेम नॉन मेटल का। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, अगर आपसे कहते हैं HClO4, HClO3, HClO2 एंड HCl, इन सारे में नॉन मेटल कौन है, बोल, क्लोरीन है। तो जब आपके पास सेम नॉन मेटल होगा तब आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे। बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 +5 +3 +1, एसिडिक ऑर्डर ये होगा आपका, होगा। वैसे ही मान लो अगर आपसे कहा गया HNO3 और HNO2, बोल बेटा क्या होना चाहिए। अगर आप एक और पैटर्न देखोगे तो आपको पैटर्न देखने को मिलेगा कि जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक है ना भाई। इसके पास 4, इसके पास 3, 2, 1, इसके पास 3, इसके पास 2 है। अगर आपसे पूछा जाए H2SO4 और H2SO3, H2SO4 ज्यादा होगा। अगर आपसे पूछा जाए H3PO4, H3PO3 और H3PO2, बोल बेटा ये होगा। क्लियर है, आ रहे बेटा, उस पर भी आ रहे। चलिए ये बताओ, उल्टा हो गया, गड़बड़ हो गया है ना। पिछले क्लास में बोले थे बेटा ये 3 एसिड पकड़ के रखो, ये हर जगह गड़बड़ करेगा। एक तो बेसिसिटी में गड़बड़ किया था, अब यहाँ एसिडिक ऑर्डर में भी गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हर ऑक्सी एसिड में आप यही फॉलो करोगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ये 3 को छोड़कर। अब क्यों, आइए अब इसको समझाते हैं, ये 3 क्यों गड़बड़ कर रहा है, समझ में आया। इन तीनों का स्ट्रक्चर पे ध्यान दो बेटा, यही है ना इन तीनों का स्ट्रक्चर। बोलो, यहाँ पे लगा दिए बेटा OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, H3PO4 का। यहाँ पे लगाया OH, यहाँ पे लगा दिए बेटा OH और यहाँ पे लगा दिए H, ये किसका स्ट्रक्चर बना, H3PO3 का। और यहाँ पे लगेगा OH, बोलो यहाँ क्या लगेगा, H और H, तो ये क्या बन गया, H3PO2 बन गया, यही है ना। इसका बेसिसिटी का गड़बड़ क्यों था, यही था ना कि यहाँ पर वो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल माना जाएगा जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, 3 है, तो इसका बेसिसिटी 3। इसमें हाइड्रोजन तो 3 है पर ऑक्सीजन के साथ सिर्फ 2 ही अटैच है, इसलिए इसका बेसिसिटी 2।
और इसका बेसिसिटी बेटा 1। ये बेसिसिटी का मामला हम लोग पढ़े तब एसिडिक ऑर्डर। ये बताओ यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को यहाँ पुश करेगा कि अपनी तरफ खींचेगा? खींचेगा, है ना? ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यानी ऑक्सीजन यहाँ पर किस चीज का काम कर रहा है बेटा? माइनस आई इफेक्ट का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है ना। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन खींचने पे एसिडिक बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। देखो एसिडिक का मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। यहाँ देखो, खास करके OH के मामले में इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। ऑक्सीजन क्या हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। नतीजे जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, ये हाइड्रोजन जब बाहर जाएगा, ये हाइड्रोजन जब बाहर जाएगा तो वो क्या बन के जाएगा? बोल, H+ बन के जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो इधर शिफ्ट हो जा रहा है। सोचो अगर यहाँ पर कोई और बैठा हो जो और ज्यादा खींचने में मदद करेगा तो इसको आसानी होगा निकलने में। यानी इस तरफ जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जितना इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा, उतना ज्यादा आसानी से H+ बाहर निकलेगा, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बात कर, बढ़ाएगा। यहाँ ऑक्सीजन क्या कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ भी अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ भी अपनी तरफ खींच रहा है। अब कंसेप्ट समझो, यहाँ पर जब ऑक्सीजन खींच रहा है तो वो खिंचाव कितने OH पे एप्लीकेबल होगा? 3 पे। यानी यहाँ से भी खींचेगा, यहाँ से भी टानेगा और यहाँ से भी टानेगा, और यहाँ पर 2 से टानेगा और यहाँ पर 1। तो वो तो ज्यादा खिंचाव कहाँ होगा बेटा? 1 खींच रहा, उसका खिंचाव 3 में बढ़ गया, है ना? और इसका खिंचाव डायरेक्ट 1 पे ही आएगा। 3 में सबसे आसान H+ कहां से निकलेगा? इससे निकलेगा। यानी इसका नतीजा क्या होगा कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। बात समझ में आया? इसका एक और एक्सप्लेनेशन है, 2 एक्सप्लेनेशन सुन लो बेटा। ये एक एक्सप्लेनेशन हुआ, दूसरा जो थोड़ी देर के बाद आएंगे, सुन लो। एसिडिक स्ट्रेंथ पकड़ने का एक और तरीका होता है, जिसका कंजुगेट बेस बना वो कितना स्टेबल है। ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। ये हम लोग थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। पढ़ो तो इसको आप लोग। ये एग्जाम्पल, ये समझ में आ रहा? ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा बेटा? तो देखो ये गड़बड़ किया है, होना चाहिए था सबसे ज्यादा ये रूल के मुताबिक, पर है ये। और क्यों है अभी पूरा पार्ट को एक्सप्लेन किए, पढ़कर देखो तो समझ में आ रहा कि नहीं। ये पूरा पार्ट एक्सप्लेन किए बेटा। ये इसका स्ट्रक्चर है ना? पढ़ो इसको। एक ही है ना? लेकिन इस लाइन को बोलो क्या कहता, पढ़ो। बात आया समझ में? और ये पढ़ो, क्लियर है? समझ में आया बात? और इसका एक एक्सप्लेनेशन है वो इसका स्ट्रक्चर, कंजुगेट बेस का स्ट्रक्चर। ये देखो, ये इसका कंजुगेट बेस है, समझना बेटा। कंजुगेट बेस कब बनता है? जब एक H+ छोड़ देगा। बताओ तो ये किसका कंजुगेट बेस है? H3PO2 का। ये H3PO3 और ये। अब देखो यहां पर माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। थोड़ा सा एक नॉलेज आपको दे दे, बोलो बेटा व्हाट इज कंजुगेटेड सिस्टम? याद है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, एंड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं। और जहां पर कंजुगेशन होगा वहां पे क्या होगा? रेजोनेंस होगा। ठीक है। अच्छा एक बार और फिर से सुन लो। कंजुगेटेड सिस्टम 2 तरह का होगा। एक होता है एक्सटेंडेड कंजुगेटेड सिस्टम, एक्सटेंडेड, और एक होता है बेटा क्रॉस। ये आपका कंजुगेटेड सिस्टम है। कंजुगेटेड सिस्टम 2 तरह का होगा, एक एक्सटेंडेड और एक क्रॉस। एक्सटेंडेड में क्या होगा? ये देखो, इसको आप एक्सटेंडेड कहोगे, मान लो इस तरीके से, एक के बाद एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, या इस तरीके का कॉम्पोजिशन आपका बनता चला जाएगा। और जब आप उसको डिलोकलाइज करोगे तो ये यहाँ डिलोकलाइज होगा, ये यहाँ डिलोकलाइज होगा, ये यहाँ डिलोकलाइज होगा, लाइन से डिलोकलाइज होगा, तो उसको आप कहोगे एक्सटेंडेड कंजुगेशन। लेकिन अब इस सिस्टम को कंसीडर करो। मान लो आपके पास एक ऐसा सिस्टम है बेटा, ये यहाँ पे भी देखो डबल सिंगल डबल का कॉम्बिनेशन है ना। लेकिन जब आप यहाँ पर डिलोकलाइज करोगे तो ये यहाँ पर आएगा, तो वो तो छुट्टी पे चला गया। और जब इसका आप करोगे, ये इधर करेगा, ये इधर आएगा, तो ये छुट्टी पे चला जाएगा।
यानी ऐसा सिस्टम जहां पर आप कंजुगेशन सिस्टम से मिल रहा है, लेकिन जब आप एक हिस्से में डिलोकलाइज करोगे तो दूसरे हिस्से में उसका डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, ऐसे को आप क्या कहोगे, क्रॉस कंजुगेशन। बात समझ में आया। और जहां पर लाइन से डिलोकलाइजेशन होता चला जिसको आप क्या कहोगे, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। और याद रखना जहां पर एक्सटेंडेड कंजुगेशन होगा बेटा वहां स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और जहां क्रॉस कंजुगेशन होगा वहां स्टेबिलिटी घटेगा। और यही पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है, ध्यान से सुनना समझना। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पढ़ो इसको। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा फॉलो करो, बोलो क्या हो रहा है। यहाँ देखो ओ है बेटा, इसमें माइनस है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ओ है। तो क्या देखने को मिला, देख तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, यहाँ से पकड़, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, क्या मिला अपने को, कंजुगेशन है ये। तो कंजुगेशन में क्या हो रहा है, रेजोनेंस, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। लेकिन जब आप इस वाले पे आओगे तो ध्यान से देखना, जब ये भी तो क्या है, ये किसका कंजुगेट बेस है बताओ, H3PO3, 3 ऑक्सीजन है ना भाई, तो 3 में से एक H निकल गया। अब देखो तो ये कंजुगेशन यहाँ पर है, समझना बात को। अच्छा ये बताओ, जब ये डिलोकलाइज करेगा तो ये नहीं करेगा, और जब ये यहाँ से डिलोकलाइज करेगा तो ये नहीं करेगा, तो इसके अंदर क्या आ गया, क्रॉस कंजुगेशन आ गया। नतीजा इसका स्टेबिलिटी, इसके अंदर और ज्यादा क्रॉस कंजुगेशन आएगा, इधर से भी है, इधर से भी है, मतलब इसमें ज्यादा क्रॉस कंजुगेशन है, तो इसका स्टेबिलिटी, तो चूंकि इस कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी कम है, इसका अंदर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। एक और रूल हम लोग आगे चल करके पढ़ने वाले, याद रखना, कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी, कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, लॉजिक सिंपल है बेटा, लॉजिक सिंपल है, सोचो सोचो सोचो, तो ये कंजुगेट बेस, बोल इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, ये H प्लस छोड़ने के बाद ज्यादा स्टेबल हुआ कि H प्लस रख के ज्यादा स्टेबल है। सोचो तो, जब इसके पास, इसको पता है कि मेरा H प्लस निकलने के बाद मेरा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, उसका कोशिश हमेशा ले भाई ले जाए H प्लस, जाती मेरे को क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी। और केमिस्ट्री में हर किसी को क्या चाहिए बेटा, स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसको स्टेबिलिटी मिल रहा है, इससे इसके पास बहुत हाई टेंडेंसी होगा कि आप प्रोटीन छोड़ देने का, प्रोटीन छोड़ेगा। बात समझ में आता है। तो फॉर दिस रीजन ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा अमंग दिस 3। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कितना फैक्टर पढ़े बेटा, 3 फैक्टर। बस क्विक रिवीजन कर देते हैं। पहला पढ़े इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ देखो, और यह ऑलरेडी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बताओ कि जिसके पास ये कुछ और नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दूसरा नाम है ना। अभी क्या पढ़े, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब इस कैरेक्टर के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे इस एग्जांपल को लो, बताओ इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है इसका, है ना। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है। तो यहाँ पर इस कैरेक्टर कितना होगा, 50%, यहाँ पर 33.33%, और यहाँ पर 20। जिसके पास इस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जैसे एक और एग्जांपल को ले लो, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस हाइड्रोजन को टारगेट करो, बताओ इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है, और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन सिंगल बॉन्ड है बेटा। लेकिन इस वाला हाइड्रोजन को अगर आप टारगेट करोगे तो ये किसके साथ अटैच है, sp2, तो किसके पास इस कैरेक्टर ज्यादा होगा, इस वाले के पास इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ये इस कैरेक्टर से सॉल्व होगा। कितना रूल हुआ बेटा हमारा, 4 हुआ ना। अब 5वां रूल देखो क्या कहता है, रुको, यहाँ क्यों आ गया, ये नहीं आना चाहिए था, चलो ठीक है। रूल नंबर कितना, रूल नंबर चला 4 हुआ ये, 4 के बाद बेटा 5। 5 में क्या बताया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग होगा एसिडिक उतना। और यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब किसका किसका बात होगा बेटा, -I इफेक्ट, ये -M इफेक्ट, ये नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, और उसी तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और याद रखना ये जो मामला है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pk, ये जो दो मामला इसको समझ लो। ये मामला आपको पढ़ना बेटा कब, ऑर्गेनिक में, ये ऑर्गेनिक में बात करेंगे। और ये जो मामला है बेटा ये कब का मामला है आपका, कई एग्जाम में कई क्वेश्चन को सिर्फ घुमा के पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन को घुमा देगा, आपसे बजाय ये पूछनेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है, आपसे पूछेगा किसका पीके ज्यादा और पीके कम है। तो जिसका पीके ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। और जिसका के ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कितना रूल हो गया बेटा हमारा, आइए 7 नंबर रूल देखो क्या कहता है, आया स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा
ये रूल है। अब आओ कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहाँ देखो कौन है बेटा, पढ़ो। अल्कोहल और फेनॉल, आपसे पूछेगा अल्कोहल और फेनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन है, आंसर है फेनॉल। क्यों है, अब उसका रीजन समझते हैं। ये देखो अल्कोहल टूट करके इसका कंजुगेट बेस क्या देगा, आर माइनस, है ना, और इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, C6H5O माइनस, और C6H5O माइनस कैसे स्टेबलाइज्ड है, तो इन दोनों कंजुगेट बेस में कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, ये, और जो ज्यादा स्टेबल होगा बेटा वो ज्यादा एसिडिक होगा, है ना। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, देखो ये किसका स्ट्रक्चर है बताओ, ये फेनॉक्साइड आयन कहलाता है बेटा। ये फेनॉक्साइड आयन में क्या शो कर रहा है आपका, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये वाला स्टेबल है, इसका स्टेबल होने का रीजन क्या है बेटा, रेजोनेंस है। क्लियर। अब इस एग्जांपल करो, RC-OH और C6H5OH, समझा रहे, अच्छे से समझना है यहाँ पर। इसका कंजुगेट बेस क्या होगा बोलो, RCOO माइनस, और RCO माइनस कैसा स्ट्रक्चर शो करेगा बेटा, ये देख, ठीक है। अब आप लोग भी सवाल, क्या ये रेजोनेंस शो करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। और C6H5OH का जो कंजुगेट बेस होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा, क्या ये रेजोनेंस शो करेगा, यहाँ दोनों रेजोनेंस शो कर रहा है। इस वाले एग्जांपल में क्या पढ़े बेटा, एक रेजोनेंस शो कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, जो शो कर रहा है वो ज्यादा स्टेबल, यहाँ पर दोनों कर रहा है। अब दोनों में फर्क समझना। इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा बताओ, होगा, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है बताओ। इसमें टोटल कितना स्ट्रक्चर बना, 2, और इसमें टोटल कितना बनेगा, 5। जब दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो कर रहा है कौन ज्यादा स्टेबल मानोगे, अरे अपना नॉलेज, अपना नॉलेज से बात करो। रूल क्या कहता है, 5 वाला, यही कहता है ना, रूल कहता है अगर दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो कर रहा है तो कौन ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, जिसका नंबर ऑफ आर ज्यादा होगा, इसका नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा। दूसरे हाथ से तो बेटा ये ज्यादा, तो ये ज्यादा होना चाहिए, है ना। अब एक और कंसेप्ट, इस तरह का रेजोनेंस को कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। पहले ये लैंग्वेज सुनिए, जोरे बोल, RCOH কার্বক্সিলিক অ্যাসিড থেকে, আচ্ছা হ্যাঁ, না ওটাই না, বেশি আছে কেন আছে সেটাই আমরা ডিসকাস করছি, কারণটা কি, ঠিক আছে। বেশি তো আছে আমরা জানি যে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ইজ স্ট্রঙ্গার দেন অ্যালকোহল, কিন্তু কেন, তো তার এক্সপ্লেনেশন বলতে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো তাড়াতাড়ি H+ ছাড়ছে, তো কেন ছাড়ছে, তার মানে স্টেবিলিটি গল্প আসছে। তাড়াতাড়ি H+ কারা ছাড়বে, যারা ছাড়ার পর স্টেবিলিটি পাচ্ছে, ঠিক, অ্যালকোহল স্টেবিলিটি পাচ্ছে না, অত পাচ্ছে না যতটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড পাচ্ছে। কিভাবে পাচ্ছে, ভাষাটা শোনা বোঝ। सुनो बेटा, क्या लिखे यहाँ पर, कौन सा, अब सुनो, अगर किसी रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनाने पे सेम स्ट्रक्चर बन जाए, बताओ ये और ये सेम है कि नहीं, है ना। अब यहाँ पर चेक करो तो ये और ये सेम है, नहीं है। तो अगर सेम स्ट्रक्चर बन जाए तो ऐसे मामले में क्या होता है पता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कंपेयर टू नॉर्मल रेजोनेंस। मतलब यहाँ पर हम लोग किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे बेटा, इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्यों इसको ज्यादा माना जाएगा स्टेबल, आपका जवाब होगा इसका जो कंजुगेट बेस है वो क्या शो करेगा, और डी टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो, भले ये 5 RS बना रहा है लेकिन इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। जैसे एक और एग्जांपल पे बात करते हैं, यहाँ देखो, मान लो इस क्वेश्चन को ले लो, अगर आपसे पूछा जाए RSO3H और RCOOH कौन ज्यादा एसिडिक है, पहले नॉर्मली बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है, आपका नॉलेज। ऑर्गेनिक के दुनिया में सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये आप मान के चलिए। अब उसका एक्सप्लेनेशन सुनो, बताओ इसका कंजुगेट बेस क्या होगा बेटा, सही, और इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, ये होगा। अब अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो बोल S डबल बॉन्ड O माइनस, और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे RC डबल बॉन्ड O माइनस। अब बताओ इन दोनों में रेजोनेंस कौन दिखाएगा, पहले बता कौन दिखाएगा, दोनों दिखाएगा। इन दोनों में इक्विवेलेंट रेजोनेंस कौन दिखाएगा, दोनों दिखाएगा। ये कितना इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाएगा, ये बनाएगा 2ERS, और ये 3। इस बार क्या देखने को मिला, दोनों ही इक्विवेलेंट दिखाया लेकिन ये ज्यादा नंबर दिखा रहा है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा।
है बात समझ में? ठीक, यानी कि अब अगर तीनों को कंपेयर करोगे, जो 3 क्वेश्चन पे बात किए अल्कोहल और फेनॉल में, बोले अल्कोहल में दिखाएगा स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबल है कंपेयर टू कम स्टेबल है, और फेनॉक्साइड आयन क्या शो कर रहा है बेटा आपको? रेजोनेंस। ठीक, उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि ठीक है भाई इसमें बताओ, इसका जवाब क्या होगा? ये भी रेजोनेंस शो करेगा, ये भी शो करेगा, लेकिन ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो करेगा, इसलिए ये ज्यादा होगा। ठीक है, पढ़ो इसको। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाएगा और ये, तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और ये स्टेबलाइज्ड है, लेकिन ये सिर्फ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया तो क्या कहेंगे? इसका कंजुगेट बेस ये होगा, इसका और ये कितना शो करेगा? 2R, पिछले वाले डायग्राम में देख चुके हैं। और ये क्या है, और कितना बनाएगा? 3, और वो 3 देख लो बेटा ऐसे बनेगा। ठीक है, अब आओ इस क्वेश्चन को पकड़ो। मैलिक एसिड है, फिर मैलिक एसिड, कौन था मैलिक एसिड बताओ? सिस फॉर्म हमारा मैलिक एसिड है ना, और ट्रांसफॉर्म हमारा क्या था? फिर मैलिक एसिड। आप सबसे पहले इसका कंजुगेट बेस बनाओ, तो कंजुगेट बेस बनाने के लिए क्या करोगे बोलो? एक हाइड्रोजन निकाल देना बेटा, आपको यही करना है ना, एक हाइड्रोजन निकाल दो और एक हाइड्रोजन निकाल दो। एक हाइड्रोजन निकालने पे क्या बनेगा बताओ? यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर CO माइनस पकड़ लो और C डबल O H पकड़ लो, और यहाँ पर अगर बेटा एक निकालेंगे तो बोलो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड, बोलो CO माइनस H H एंड C डबल O H। और इस बार क्या है? ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाई थी, है ना, यानी कि ड्यू टू इंट्रा MHB इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और अगर इसका स्टेबिलिटी ज्यादा तो इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा। अब इस बार देखो स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन हुआ, ना रेजोनेंस से डिफाइन हुआ, ना इक्विवेलेंट रेजोनेंस से, ये इस बार किससे में डिफाइन किया बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। आपका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, लेकिन बेसिक रूल यही होगा कि जिस एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक उतना ज्यादा होगा। बात समझ में आई? यहाँ पर एक बार तो फिर से पढ़ के देखो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैलिक एसिड H छोड़ दिया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा। क्लियर यहाँ तक? तो बोलो बेटा टोटल कितना फैक्टर पड़े? क्विक रिवीजन 7। फैक्टर नंबर 7, पहला क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा क्या था? साइज, तीसरा क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर, तीसरा था, चौथा था एस कैरेक्टर, है ना, पांचवा क्या था बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। ठीक है, छठा क्या था आपका? pKa एंड K, सातवां क्या था? सॉल्वेंट। टोटल 8 फैक्टर है, 7 हुआ है, 8वां फैक्टर के 12 के बाद आते हैं। यहां तक मैटर क्लियर है? चलिए अब देखो, आपको एक ऐसा हथियार देने जा रहे हो बेटा, इस हथियार को अगर इस्तेमाल कर पाओगे बहुत फायदे मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है, प्रॉब्लम रहता है आइडेंटिफाई करने में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड। आपको एक सीरीज दे रहे बेटा, ये सीरीज देखिए, इस सीरीज में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है, क्या हो सकता नहीं हो सकता, आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। और यकीन मान लो सीरीज को आपको याद करने की भी जरूरत है, तो खुद याद नहीं बेटा, लेकिन सीरीज का इस्तेमाल कैसे करना आपको वो बता रहे। ठीक है, अब सब पहला ध्यान रखिए, इस सीरीज में ये दिख रहा है बेटा आपको, इसको बॉर्डर लाइन बना दो H3O+। अब इसके पहले जितना भी एसिड वो सब का सब स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में डाल, और इसके बाद जितना भी एसिड वो सब का सब वीक एसिड के कैटेगरी में डाल। तो पहला काम ये हो गया। ठीक है, अब देखो याद रखना कितना आसान होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा आपके सिलेबस के मुताबिक जिस लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ 6, इसको छोड़ दो सुपर एसिड को, आप खेला यहां से पकड़ो, यहां से लेकर के यहां तक, है ना बेटा? कितना टोटल? 6, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से 3 ऑक्सी एसिड है, 3 हाइड्रा एसिड है, वो चेक कर लो। और 3 हाइड्रा एसिड भी जो बहुत आसानी से याद रखेगा, फ्लोरीन छोड़ करके तीनों है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरीन वीक के कैटेगरी में याद रखते हैं। HF जो होता है वो कंपैरेटिवली वीक एसिड है। ठीक है, तो 3 ऐसे याद रखेंगे। बाकी बचा 3 ऑक्सी एसिड, तो 3 ऑक्सी एसिड में एक क्लोरीन का ऑक्सी एसिड, एक सल्फर का और एक नाइट्रोजन का, टोटल 6। यही 6 से आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा जितना भी एसिड है सबको किस कैटेगरी में डाल देना बेटा? वीक में। ये पहला इंफॉर्मेशन समझ में आया। अब दूसरा इंफॉर्मेशन सुनो।
अगर आपसे पूछा जाए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी एसिड कौन है, HCl है ना। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रा एसिड कौन है, HI। तो देखो कितना सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। यहां तक आप बात समझ में आया। अच्छा अब ये बताओ, जनरली जनरली ऑर्गेनिक एसिड वीक होता है कि इनऑर्गेनिक एसिड वीक होता है, ऑर्गेनिक एसिड वीक होता है। अब 3 एसिड से मिल लो बेटा, ये 3 से मिल लो, जो है तो इनऑर्गेनिक एसिड पर ऑर्गेनिक से भी वीक है, चेक करो। समझ में आ रहा क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको। 3 ऐसा एसिड जो है तो इनऑर्गेनिक एसिड पर ऑर्गेनिक से भी वीक के कैटेगरी में डाल देना इसको, ठीक। अब ऑर्गेनिक में चले आओ, ऑर्गेनिक में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फंक्शनल ग्रुप वाइज बोलना। SO3H ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, है ना। अब यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, देख ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद ये आया बेटा, है ना, बीच में फिर इनऑर्गेनिक आ गया, उसके बाद देखो ये चल गया। आया बात समझ में, ठीक। तो फंक्शनल ग्रुप वाइज याद रखना, सल्फोनिक एसिड जो होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप। ये समझ में आया। अब आगे सुनो और क्या क्या इंफॉर्मेशन रखना है। अब इसके अंदर में खेला सुन, इसके अंदर में खेल बेटा 4 खेल याद रखना। ये है एरोमेटिक एल्कोहल, फिनॉल, मतलब ये एरोमेटिक एल्कोहल हमेशा एलिफेटिक एल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ये याद रखना है। एलिफेटिक और एरोमेटिक में और ये क्यों होगा, ये भी 2 मिनट पहले आपको एक्सप्लेन किया बेटा। इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, जो कि इसमें नहीं होगा। अब इसके अंदर फिर याद रखना है, इसके अंदर कि पानी और दारू में बेटा पानी ज्यादा एसिडिक है, ये याद रखना आपको। ये तो और अच्छे से याद रहेगा भाई, पानी पीना है कि दारू पीना है, ठीक है। बोले नहीं पानी पियेंगे, बोले क्यों, बोले पानी कम एसिडिक है, दारू ज्यादा एसिडिक है। तो पानी और दारू में पानी का नेचर जो है वो ज्यादा एसिडिक है। और वैसे भी बेटा समझ लो, पानी और दारू केमिस्ट्री के मुताबिक एक सॉल्यूशन है ना। पानी और अल्कोहल को मिक्स कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री एक होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, तो वो सॉल्यूशन है। तो पानी और दारू अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री एक सॉल्यूशन है, और यही पानी और दारू अकॉर्डिंग टू सोसाइटी एक प्रॉब्लम है। तो बात समझ में आया कि नहीं, है ना। यही प्रॉब्लम है और यही सॉल्यूशन है, लेकिन वो सॉल्यूशन वाला सॉल्यूशन नहीं है, बट ये केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन है। अब आगे सुन लो, तो क्या याद रखेंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक, एरोमेटिक। पानी और दारू में ज्यादा एसिडिक कौन, पानी, एक्सेप्ट वन अल्कोहल एंड दैट इज मिथानॉल। याद है, मिथानॉल। मिथानॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से भी, पानी से भी ज्यादा। तो देखो ये पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पर, फिनॉल, एरोमेटिक, उसके बाद मिथानॉल, फिर पानी और फिर अल्कोहल आ रहा है। आया बात समझ में। और देखो इसमें क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है। और सुनो, ये बताओ ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोल। अच्छा, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है ना। याद रखना टॉप 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैसे याद रखना, टॉप 4 में सबसे ज्यादा क्लोरीन, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का हाइब्रिडेशन इसलिए तो इसका कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से। अच्छा अब सुन लो, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सिर्फ एक मामले में कार्बन ज्यादा हो जाएगा अगर कार्बन इसके हाइब्रिडाइज हो। बात समझ में आया। तो चलो फिर से सवाल का जवाब देना, तो बोलो ऑक्सीजन से ज्यादा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर देख तो ये आएगा, यही होगा ना इस कैरेक्टर के हिसाब से। तो अगर ये पैटर्न होगा तो देखो पैटर्न आपको दिखेगा। फिर से यहां से देखो, बोलो ये सब कौन है बेटा, ओ, ये सब का सब, ये सब ओ चला, ओ के बाद ये कौन है, ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, और उसके बाद आ रहा। बात समझ में। इसी सीरीज में बेटा सारा का सारा इंफॉर्मेशन छिपा पड़ा हुआ है। यहां तक का बात समझ में आया, ठीक।
तो एक बार क्विक रिवीजन कर दे रहे बेटा, आपको सीरीज को कैसे याद रखना है। H3O+ के पहले जितना भी है सबका सब स्ट्रॉन्ग, उसके बाद जो भी है सबका सब वीक। स्ट्रॉन्ग में सिर्फ 6 याद रखना है बेटा आपको, 6 में से 3 हाइड्रो एसिड और 3 ऑक्सी एसिड है, बाकी सबको वीक कैटेगरी में डाल देंगे। दूसरी बात ये याद रखेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड में ऑर्गेनिक एसिड वीक होता है, इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, सिवाय 3 का। वो 3 कौन है? H2CO3, H2S और HCl। क्लियर यहाँ तक? फिर ये याद रखेंगे कि एरोमेटिक अल्कोहल और एलिफेटिक अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक है? एरोमेटिक अल्कोहल। पानी और दारू में ज्यादा कौन एसिडिक है? पानी। एक अल्कोहल को छोड़ के कौन सा? मिथानॉल। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कैरेक्टर के हिसाब से सजाएंगे तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद डबल बॉन्ड कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड कार्बन। यहां तक याद रखेंगे। अब एक और चीज सुनो, ये देखो, एसिड के एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये सुनो। किसी भी एसिड में अगर आप कार्बोनेट देते हो या बाइकार्बोनेट देते हो बेटा, तो वो एसिड आपको क्या देगा? सॉल्ट तो देगा, ये तो देगा, और साथ में क्या देगा? एफरवेसेंस देगा, है ना? बांग्लाते की बोली से एफरवेसेंस, बुदबुद, बुदबुद पाबी। कभी आप लोग एफरवेसेंस देखे हैं? कहाँ देखे हैं? ये सबसे बेस्ट एग्जांपल एफरवेसेंस देखने का, पानी ले बेटा, उसमें तीनों का पत्ता डाल दो, ये जो फिजिक्स करके निकलता है बेटा, इसी को निकलने को क्या कहते हैं? और ये प्रॉपर्टी एसिड दिखाएगा। एसिड में अगर आप कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जैसे ही डालोगे, एकदम तीनों की तरह एकदम फिजीनेस उसमें बबल्स बनना शुरू हो जाता है। ये किसका प्रॉपर्टी है? एसिड का। लेकिन ये हर एसिड नहीं दिखाता है, और एग्जाम में ये सवाल आपको कहीं ना कहीं मिलेगा कि कौन सा एसिड है जो एफरवेसेंस देगा। अब ध्यान से सुनो, कौन सा एसिड है, यहां सुनो, कौन सा एसिड है जो एफरवेसेंस देगा? तो पहला नियम सुनो, ऑल इनऑर्गेनिक एसिड एक्सेप्ट ये 3 जो ऑर्गेनिक से भी वीक है, ठीक है? तो इनऑर्गेनिक एसिड में सब देगा सिवाय 3 को, और ऑर्गेनिक में कोई नहीं देगा सिवाय 4 का। नो ऑर्गेनिक एसिड कोई नहीं देगा सिवाय 4 का। कौन कौन? सल्फोनिक एसिड, और कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड, और कौन? पिक्रिक एसिड। ये है पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बेटा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल कहते हैं इसको, ठीक है? और कौन देगा बेटा? स्टेरिक एसिड देगा, और स्टेरिक एसिड ऐसा दिखता है। तो कैसे याद रखना समझ लो, कौन देगा बुदबुद, कौन देगा एफरवेसेंस? इनऑर्गेनिक एसिड में सब देगा सिवाय 3 को छोड़कर, और ऑर्गेनिक में कोई नहीं देगा सिवाय 4 को छोड़कर। सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, पिक्रिक एसिड और स्टेरिक एसिड। बात समझ में आया? इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि सीरीज में इस कार्बोनिक एसिड के पहले जितना एसिड है सब बुदबुद देगा, इसके बाद कोई नहीं देगा। मिलाओ तो मैच कर रहा इसके साथ, इसके पहले सबका ये भी देगा, ये दोनों आया ये, और ये सब भी देगा, और इसके बाद कोई नहीं देगा। यानी सीरीज में H2CO3, देखो हम कुछ मार्क किए बड़े सीधे कलर, इसको एक मार्क कर दिए, इसको एक मार्क कर दिए। क्या है कि इसके पहले जितना भी है वो सब एफरवेसेंस देगा, इसके बाद कोई भी एफरवेसेंस नहीं देगा। और इसके पहले जो है उस सबको आप स्ट्रॉन्ग पकड़ के चलोगे, और इसके बाद वाले को आप वीक पकड़ के चलोगे। क्लियर यहां तक? ठीक। अभी क्या पढ़े बेटा? अभी हम लोग पढ़े जनरल एसिडिक सिस्टम। टोटल कितना फैक्टर पढ़े? 7। 8 नंबर फैक्टर आना भी बाकी है, पहले ये नोट करो फिर आगे बात करो बेटा। तो सुनो, एक्चुअली CO2 বেরোবার আগে আমরা কাকে নিচ্ছি? আমরা বাইকার্বনেট নিই না, কার্বনেট মানে এটা নিচ্ছি। আর এটাকে যখন জলে দেওয়া হয় তখন কি পাচ্ছি? বল। It is a weak acid, weak na, very weak acid, organic থেকেও weak, and it is a very strong acid, sorry base, এটা আমরা নিউট্রালাইজেশন করব। বুঝতে পেরেছি? যখন খাচ্ছি আমরা তখন অ্যাকচুয়ালি কার্বনিক অ্যাসিডের কার্বনেট নেওয়া হয়, কার্বনেট মানে হচ্ছে একটা স্ট্রং বেস হিসাবে কাজ করে। এটা বেস আছে, দেখো না ভাই, অ্যাসিডের সঙ্গে বেস দিলে কি পাচ্ছি? বুঝেছিস? চলো ओके है, समझ में आया? ठीक। अब बताओ कितना फैक्टर पढ़े अभी तक हम लोग? 7। 7 ना? बाकी फैक्टर 8वां फैक्टर पढ़ने से पहले चल कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बोल बेटा आंसर। क्या मांग रहा है बेटा? पढ़ क्वेश्चन। एसिडिक है ना? अभी थोड़ी देर पहले वो सीरीज याद कर,
बोल कौन सा फंक्शन ग्रुप ज्यादा एसिडिक होगा, आरसी डबल ओ एच, वो तो सब जगह दिख रहा है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो अल्कोहल है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो बोल ऑक्सीजन और ट्रिपल बॉन्ड में कौन ज्यादा एसिडिक, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो OH ज्यादा होगा। अब OH में बताओ कौन सा ज्यादा होगा, पानी की दारू, पानी, तो आंसर बोल सी हुआ ना, कार्बोक्सिल सबसे ज्यादा, फिर पानी, फिर अल्कोहल, फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता, पढ़ो। आंसर बोल बी, क्यों, बोरोन है बेटा, बोरोन है तो कौन सा एसिड बनाएगा, लिविस एसिड, तो लिविस एसिड तो प्रोटोन नहीं ना, यहाँ पे क्या बोला, नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, प्रोटोनिक एसिड का मतलब जो प्रोटोन नहीं देगा। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ऑप्शन कौन है, तो आप बोलेगा फर्स्ट ऑप्शन H2SO4 है, चेक करो, है ना। फिर थर्ड ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन H3PO4 है, और लास्ट ऑप्शन कौन है, H2SO3 है ना। ये सबका सब H प्लस देगा, वो H प्लस नहीं देगा, वो प्रोटोनिक एसिड नहीं हुआ। अगला पढ़, पढ़ लिया आप लोग। अब क्या मांगा है, बेसिक ऑर्डर। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन पे 4 स्पीसीज दिया बेटा, ये बोल इसका कंजुगेट एसिड कौन होगा, ये NH2 माइनस का कंजुगेट एसिड कौन होगा, NH3, तो इसका कंजुगेट एसिड कौन होगा, और इसका कंजुगेट एसिड कौन होगा, होगा। अब ये बताओ, यहाँ पर कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोलो बोलो, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब पानी ज्यादा एसिडिक। ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड सी, कौन होगा ट्रिपल बॉन्ड सी, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बाद कौन था, ऑक्सीजन था, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन था, फिर नाइट्रोजन था, तो कौन आएगा बेटा, NH3, है ना। और इसके बाद कौन आएगा, CH3। ये तो एसिडिक ऑर्डर निकला, आपसे क्या मांगा, बेसिक, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस सबसे वीक होगा, तो इस तरफ से हमारा, तो बोल सबसे वीक एसिड कौन हुआ, वीक बेस कौन हुआ, OH माइनस, है ना। मतलब ये ऑप्शन बाद आपका, ये ऑप्शन बाद, सॉरी यही आंसर है ना, ठीक है। ये सब ये तो आंसर आपका आया, बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कल इसका मतलब बताओ, मतलब बेस है ना, कंजुगेट, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्डेड बेस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पर देखो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, समझना बेटा, ये देख, अगर आप देखोगे तो आपके क्वेश्चन पे 4 स्पीसीज है, एक है RNH2 और एक है NH3। पहले ये बताओ RNH2 और NH3 में कौन स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए और क्यों, RNH2, अभी वैसे हम लोग ऑर्गेनिक पे गए नहीं है बेटा, RNH2 ज्यादा बेसिक होगा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। वैसे एक लॉजिक बता दे, इसको फॉलो करना फायदे में रहोगे। एलिफेटिक अमाइन अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बेसिक ऑर्डर में, और अमोनिया एरोमेटिक अमाइन से ज्यादा होगा, ठीक है। अब आओ, अभी फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला 2 स्पीसीज कौन है बेटा, बोल, HS माइनस और, अब सुनो, जब भी माइनस दे करके आपसे बेसिक ऑर्डर पूछेगा, ध्यान से देखो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन पे क्या पूछा था, बेसिक ऑर्डर पूछा था, और सबका सब क्या था, माइनस था। तो हम लोग कैसे सॉल्व किए, पहले उसका कंजुगेट एसिड निकाले, फिर वहां से एसिडिक स्ट्रेंथ पता किए, और फिर वहां से बेस। जब भी माइनस दे करके बेस पूछेगा, यही लॉजिक इस्तेमाल करना, आप पहले कंजुगेट एसिड पता करें, ठीक। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करते तो बोलो इसका कंजुगेट एसिड कौन होगा, H2, और इसका कंजुगेट एसिड कौन होगा, HI। बोल कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, अभी जो मैं पहली बात कर चुके कि HI सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। तो अगर ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब ये सबसे वीक बेस होगा, तो ये बेसिक ऑर्डर हुआ। ढूंढ कहां पर ये ऑर्डर, ऑप्शन थर्ड में होगा, है ना। ये आपका ज्यादा बेसिक है और बेटा ये बेसिक है, ये समझ में आया। अगला क्वेश्चन पे आओ, देखो क्या कहता है, बोलो। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा है,
स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वही होगा जिसका पीके सबसे कम होगा। कौन है सबसे कम? डी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस चाहिए तो आपको सबसे वीक एसिड चाहिए। कौन है सबसे वीक एसिड? देखिए ऑर्गेनिक एसिड है वीक एसिड, बाकी सब तो इनऑर्गेनिक है ना। यही वजह था बेटा जो एसिडिक ऑर्डर आज आपको पढ़ा है, याद में जो सीरीज बना कर दिए हैं, ध्यान में रखो, फायदे में रहोगे। हाँ देखो, बोलो अगला क्वेश्चन। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कब होगा? जब वीक एसिड होगा। बोलो ये कौन है? HClO है, ये HClO2 है, ये वाला HClO3 है बेटा, और ये वाला HClO4 है। ऑर्डर क्या था? ये था, ये सबसे वीक एसिड, मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बनाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो इसका आंसर बोलो, आंसर बोलो। वेरी गुड, वेल डन, आंसर ये रहा क्वेश्चन। पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो आप, पढ़ लो फिर सवाल रखते हैं। पढ़ लिए सारा? क्या देखने को मिला? अभी आंसर मत दो, क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ो। क्या देखने को मिला? सारा क्वेश्चन सेम, ऑप्शन सेम, है ना। तो चलो अब पहला सवाल क्या, ध्यान से सुना। टोटल हम लोग कितना फैक्टर पढ़े बेटा एसिडिक स्ट्रीम को डिफाइन करने के लिए, है ना। और टोटल कितना बोले पढ़ने वाले हम लोग? 8वां का नाम पता है? अब आप लोग बताओगे। 8 नंबर फैक्टर यहाँ छिपा हुआ ढूंढ के निकालो, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड कर, है ना। क्वेश्चन का पैटर्न देखो ना, सब में सब कुछ सेम है, फिर सॉल्वेंट को बदल दिया गया है। यानी अब हमारा 8 नंबर फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं बेटा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसे असर डालता है उससे पहले मैं बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट के बारे में। यहाँ देखो टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, 4 तरह का सॉल्वेंट है बेटा। चारों का जो सॉल्वेंट का नाम है, अगर आप नाम पे ध्यान दोगे तो पूरा मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहला प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। प्रोटोफिलिक का मतलब क्या होगा? जो प्रोटोन को फिलिक मतलब लव, जो प्रोटोन को पसंद करेगा, और जो प्रोटोन को पसंद करेगा वो प्रोटोन को, ऐसा सॉल्वेंट जो प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग कहेंगे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल कौन है? अल्कोहल है, वाटर है, लिक्विड अमोनिया, ये लोग प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है, करेगा ना भाई। याद करो ना, H2O H प्लस क्या बना देता है ना। जैसे NH3 था, H प्लस दिए थे, प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा ना, ये क्या बनाएगा बेटा? ये NH4 प्लस, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट वो होगा जो प्रोटोन को पसंद करेगा, पसंद करने का मतलब प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? अगला है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट का मतलब जो प्रोटोन को जनरेट करेगा, बनाएगा, और जब बनाएगा तो डोनेट करेगा। ठीक है, तो एक है जो पसंद करेगा मतलब एक्सेप्ट करेगा, एक है जो प्रोड्यूस करेगा, उसका दूसरा मतलब वो डोनेट भी कर सकता है। ठीक है, उसको आप क्या कहोगे? प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। इसका एग्जांपल में ये सब है। अगला है एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। अब एम्फी का मतलब जो दोनों काम करेगा, डोनेट भी करेगा, एक्सेप्ट भी करेगा। इसका एग्जांपल में जाएगा ही कॉमन है, अमोनिया भी होता है, अल्कोहल भी होता है, ये लोग दोनों काम करता है। और एक है एप्रोटिक सॉल्वेंट। ए का मतलब नो, दोनों का मतलब। तो अगर आप 4 सॉल्वेंट का नाम पे ध्यान दोगे बेटा तो चारों का मीनिंग आपको समझ में आ गया, है ना। एप्रोटिक सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट है जो प्रोटोन देगा ना जो प्रोटोन लेगा, ये उसका एग्जांपल है। यहां तक बात समझ में आया? अब अगला लाइन देखो क्या कहता है, पढ़ो। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ये तो टाइप था, अब इफेक्ट पर बात करते हैं। पहला देखो क्या है, इथेनॉल का पीके का वैल्यू देखा गया है, अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग पाया गया है। इससे ये क्या साबित होता है कि सॉल्वेंट एसिडिक स्ट्रीम पर असर डालता है। कैसे डालता है? अब आप पढ़ो। मतलब क्या भाई? एसिडिक स्ट्रीम का मतलब क्या? प्रोटोन डोनेट करना, H प्लस डोनेट करना, यही है ना। जो जितना आसानी से H प्लस देगा, जो जितना आसानी से प्रोटोन देगा, उसको आप उतना अच्छा एसिड मानोगे। लेकिन बेटा देने के साथ साथ सामने लेने वाला भी तो चाहिए। लेने वाला कौन होगा? सॉल्वेंट होगा, है ना।
सॉल्वेंट होगा। अब अगर सॉल्वेंट पानी हुआ तो पानी के बारे में सुन ले, पानी बहुत अच्छा एक्सेप्टर है प्रोटोन का, अच्छा एक्सेप्टर है, इतना अच्छा एक्सेप्टर है पानी कि पानी के अंदर जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे, स्ट्रॉन्गर एसिड डालोगे, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड डालोगे, वो सब बराबर हो जाएगा, सबका सब इक्वली बिहेव करेगा। देखो क्या कहता, पढ़ो यहां पर, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर लेवलिंग सॉल्वेंट फॉर एसिड। ये सब जो होता है ना, ये क्या करता है, ये सब सॉल्वेंट एसिड को लेवल कर देगा, एक बराबर कर देगा। पानी के अंदर देखा गया है कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट सबका सब बराबर हो जाता है। पानी के मुकाबले में NH3 इससे भी अच्छा एक्सेप्टर है, और अमोनिया इतना ज्यादा अच्छा एक्सेप्टर है कि उसके अंदर में स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग वीक एसिड भी बराबर हो जाता है, यानी ऑल स्ट्रॉन्ग एंड ऑल वीक एसिड बिहेव इक्वली स्ट्रॉन्ग। हमारे पास दो तरह का सॉल्वेंट होगा, सुन लो, एक सॉल्वेंट जो सबको बराबर कर देगा उसको हम लोग कहेंगे लेवलिंग सॉल्वेंट, और एक सॉल्वेंट जो हमको फर्क बताएगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है, वो डिफरेंशिएट करेगा, उसको हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। ठीक है, तो चलो यहाँ पर पढ़ो, वीक बेसिस आर, और ये हो गया लेवलिंग सॉल्वेंट। इसके अंदर कौन आ रहा है बेटा, ये सब आ रहा है। क्लियर है? इस स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या कहता है, पढ़ो। क्या बताया गया बेटा कि पानी के पास अच्छा टेंडेंसी है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का, नतीजा क्या होता है, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड अपीयर्स ऑलमोस्ट इक्वली स्ट्रॉन्ग। इसको किस नाम से पुकारते हैं, तो सारे का जब एसिड का स्ट्रेंथ बराबर हो जाए उसको इफेक्ट को कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट, और जिस सॉल्वेंट में ये होगा उस सॉल्वेंट को हम क्या कहेंगे बेटा, लेवलिंग सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, इसको पढ़ो, अमोनिया के लिए क्या होता है, अमोनिया में क्या मिला बेटा, वीक हो और स्ट्रॉन्ग हो, सब बराबर हो जाएगा। और ये पढ़ो, देखो क्या होगा, HCl को जब पानी में ऐड किया गया तो वो ठीक ठाक एसिड की तरह बिहेव किया, वही HCl को जब अमोनिया में डाला गया तो वो काफी स्ट्रॉन्ग हुई, क्योंकि गुड एक्सेप्टर है। और वही अमोनिया को जब वीक एसिड में डाला गया, जैसे कि एसिटिक एसिड में, तो वो नॉर्मल की तरह बिहेव किया। और किस में डाला गया, क्यों, बेंजीन कैसा सॉल्वेंट है, एप्रोटिक, ना वो प्रोटॉन देगा ना प्रोटॉन लेगा। आप एसिड बन के खड़े के भाई मेरे से कोई प्रोटॉन ले लो, सामने प्रोटॉन लेने वाला नहीं है तो आप दे नहीं पाओगे, तो आपका एसिड डिसाइड होगा, नहीं हो पाएगा। आया बात समझ में? अगर ये समझ में आ गया बेटा तो वंस अगेन फिर से बताओ, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, HClO4 हमारे सीरीज के मुताबिक, HClO4 हमारे सीरीज के मुताबिक स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक एसिड, H2SO4, बोल बोल, HNO3, तो जवाब ये नहीं होगा, क्योंकि पानी में हर स्ट्रॉन्ग एसिड इक्वली स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है ना, लेकिन ये तो वीक एसिड है। बोल इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसमें सब हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड अमोनिया में सबका सब बराबर हो जाएगा। इसमें क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और बताओ, हट पागल, ये होगा ना आंसर। यहां पर कैसा सॉल्वेंट, एप्रोटिक, और एप्रोटिक में जब प्रोटॉन डोनेट नहीं होगा बेटा तो आप एसिडिफिकेशन डिसाइड कैसे करोगे, यहाँ कोई भी डिसाइड नहीं होगा। बात आया समझ में? तो 8वां फैक्टर क्या था बेटा हमारा, सॉल्वेंट। यहां तक बात समझ में है? चलिए अब आगे कुछ बात करते हैं। यहाँ देखो आया क्वेश्चन, बोलो आंसर। आंसर सी होगा, पानी में सब बराबर होगा। ठीक है, चलिए फिर से क्वेश्चन रखते हैं, अब बताना कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पेयर देंगे, एक पेयर में बताना। पहला पेयर, बोलो कंसंट्रेटेड। अगला बोलना, अरे जो जवाब है रखो ना अपना, कंसंट्रेटेड। ठीक है, अगला अगला सवाल का जवाब दो, कंसंट्रेटेड। ठीक है, अगला सवाल का जवाब,
चलो यहां तक हो गया ना। अब सुनो, अब इस क्वेश्चन पे एक पैटर्न को समझो। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर एसिड बेसिस डिपेंड करेगा, और टोटल कितना फैक्टर पड़े बेटा हम लोग 7। अब सुनो, जो एसिड पहले से स्ट्रॉन्ग है बेटा, उसका कंसंट्रेटेड डाइल्यूट होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर होगा। समझे? जो एसिड पहले से स्ट्रॉन्ग है उसका कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट होने पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो लगभग बराबर होगा। लेकिन जो पहले से वीक है उसको आप जितना ज्यादा डाइल्यूट करोगे वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। इसका एक नाम है, इस लॉ का एक नाम बताओ। हम लोग अगला लॉ का तैयारी कर रहे हैं बेटा, पढ़ने का तैयारी कर। इसका नाम है लॉ ऑफ डाइल्यूशन, ऑसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। जहां पर ये साबित होगा कि जो वीक एसिड होता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, आप उसको जितना ज्यादा डाइल्यूट करोगे उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना बढ़ेगा, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो फिर से समझ लो बेटा, जब कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में उलझोगे तो पहले आप चेक करना कि जो बात कर रहे हो वो पहले स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अगर पहले से स्ट्रॉन्ग है, जवाब दे इसका, बोल जवाब क्या होना चाहिए। इसका जवाब क्या होना चाहिए, लगभग इक्वल होगा। लेकिन इसका जवाब क्या होना चाहिए, डाइल्यूट ज्यादा हो। आया बात समझ में? ठीक, तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के चक्कर को किस तरीके से डील करोगे। अब आओ अगला देखो, यहाँ क्या पढ़ेगा, यहाँ देखो पढ़ो। हम लोग जिस चैप्टर में एंट्री लेने का तैयारी करें बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम में, वहां एंट्री लेने से पहले आपके पास इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कौन इलेक्ट्रोलाइट है, कौन नहीं है, कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है। उम्मीद करते इतना तो पता होगा ना कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं जो टूटेगा नहीं, पानी में डिसोसिएट नहीं करेगा। जो जितना ज्यादा टूटेगा आप उसको क्या कहोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो कम टूटेगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसको याद रखने का आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। आपको इस चैप्टर में बार बार जरूरत पड़ेगा बेटा, पढ़ाने के टाइम में बार बार आपसे सवाल पूछा, बोल ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। पकड़ने का सबसे आसान तरीका बता रहे, कैसे आप पकड़ोगे कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहला नियम देखो, अभी तक आपको हम ये बताया कैसे पकड़ोगे कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड, उसके लिए एक सीरीज बना के देखिए, और उसी का कंजुगेट हम लोग पता करेंगे, है ना। इसके अलावा याद रखना, जितना भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होगा किसका, उसको आप हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में रखना। कुछ को छोड़ करके, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ दो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ दो, इन लोगों को छोड़ने के बाद बाकी सब का सब आप स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में रख सकते हो। वीक के कैटेगरी में किसको रखोगे, पढ़ो। तो एस ब्लॉक का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का आप स्ट्रॉन्ग मानोगे, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ करके। और डीएनएफ ब्लॉक में जितना भी हाइड्रोक्साइड होगा या ऑक्साइड होगा वो सब वीक बेस के कैटेगरी में जाएगा। तीसरा देखो कौन है, पूरे केमिस्ट्री में बेटा जितना भी अमोनिया उसका डेरिवेटिव होगा आप उसका हमेशा वीक बेस के कैटेगरी में रखोगे। अमोनिया का डेरिवेटिव का मतलब बताओ, ये देखो अमोनिया का कितना सारा डेरिवेटिव है, ये अमोनिया का डेरिवेटिव है ना, ये अमोनिया का डेरिवेटिव है, 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 हाइड्रोजीन। अमोनिया का जितना भी डेरिवेटिव अब सब उसको किस कैटेगरी में रखना, वीक बेस। अब देखो वीक को कैसे, एसिड तो हम लोग पढ़ लिए, एसिड में क्या बताया, जो सीरीज दी उसके पहले और बाद में देख लेना। बेस में कैसे याद रखेंगे, एस ब्लॉक स्ट्रॉन्ग, दो को छोड़कर बेरिलियम और मैग्नीशियम। डीएनएफ ब्लॉक वीक बेस, अमोनिया का डेरिवेटिव वीक बेस। इतना सा आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा जरूरत पड़ने वाला नहीं। अब इलेक्ट्रोलाइट कैसे याद रखेंगे, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। पढ़ो अगला पॉइंट क्या कहता है, जितना स्ट्रॉन्ग बेस, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड और जितना सॉल्ट, सबका सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट, बात समझ में आया, ठीक है, क्लियर। तो वीक एसिड वीक बेस हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये आपका हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब आप एक और सवाल, ये जो सॉल्ट बनता है ना बेटा, चार तरीके से बनेगा, इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कैसे बन सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा, या फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा, या फिर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनेगा, या फिर वीक एसिड और वीक बेस से। सभी से तो सॉल्ट बनेगा। बताओ इन सॉल्ट में से कौन सा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, यही बताना चाह रहे, यही बताना चाह रहे बेटा, इसमें मत उलझना।
सॉल्ट है, आप बिंदास उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पकड़ के चलना, ठीक है। ये तरीका आपको मदद करेगा चैप्टर का एंट्री में लेने से पहले। बेटा दिमाग में सेट कर ले कौन अच्छा एसिड, कौन खराब एसिड, कौन अच्छा बेस, कौन खराब बेस। उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एक और चीज से डिसाइड होगा। उससे पहले क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ो ये। बोलो, KOH और NaOH पानी में ज्यादा सॉल्युबल कौन है? याद रखना, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड सुन लो, बता दे रहे बेटा। टॉप टू बॉटम ग्रुप 1 का हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी पानी में इंक्रीज करता है। तो बोलो कौन ज्यादा है? KOH ज्यादा सॉल्युबल है, मतलब एसेशन सही है, ठीक है। और इसका सॉल्युबिलिटी का रीजन क्या होगा? इसका हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी है ना। लेकिन यार रीजन क्या बता रहा है? पहले रीजन चेक करो, रीजन सही है या गलत है। क्या NaOH स्ट्रॉन्गर बेस देन KOH होता है? नहीं, बेसिक स्ट्रेंथ भी टॉप टू बॉटम बेटा बढ़ता है, यानी KOH ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी ये आपका स्टेटमेंट गलत है। तो बोल आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। सुनो ध्यान से, इस चैप्टर में अल्फा का भयंकर यूज करने वाले, और अल्फा से डिसाइड होगा वीक और स्ट्रॉन्ग का खेल। अल्फा का मतलब क्या होता है? टोटल मॉलिक्यूल में कितना मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ आउट ऑफ टोटल, ठीक है। अब कुछ इंफॉर्मेशन सुन लो। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा का वैल्यू बेटा 1 पकड़ के चलना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा का वैल्यू लगभग 1 पकड़ के चलो। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा का वैल्यू 1 से कम लोगे, और अगर बहुत ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा का वैल्यू 1 से काफी कम कर लोगे, ठीक है। और अल्फा किस चीज पे डिपेंड करेगा? याद रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ये लिखने में गलती हुआ, या यहाँ अल्फा होगा, यहाँ कंसंट्रेशन होगा, और इसी का नाम है बेटा ऑस्वाल्ड लॉ। टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाइएगा अल्फा बढ़ेगा, और अगर कॉमन आयन ऐड करोगे तो अल्फा घटेगा। पढ़ो तो, ये सारा हम इस चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे अल्फा के बारे में। तो अल्फा हम लोग डिसाइड करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहां तक का बात समझ में आया? ठीक, तो आज का क्लास यहीं तक बेटा। हम लोग अगले क्लास ऑस्वाल्ड से बात करेंगे, ऑस्वाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। यानी अब हम लोग एंट्री लेंगे किसमें? आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में। अभी तक एंट्री नहीं हुआ था, ये पहले का काम चल रहा था, जीरो कंसेप्ट था, ठीक है। तो